एस्पिरेंट्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, हरियाणा सीईटी जो प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज चल रही है उसी में आगे बढ़ते हुए आज हम करेंगे टेस्ट नंबर 21। 20 प्रैक्टिस सेट हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 21। हरियाणा सीईटी एग्ज़ाम का जो पैटर्न दिया गया है, जो HSSC के द्वारा जिस पैटर्न पर एग्ज़ाम लेगी उसी पैटर्न पर ये टेस्ट सीरीज़ तैयार की गई है। इस टेस्ट सीरीज के अंदर आपको जीके मिलेगी, कंप्यूटर के प्रश्न मिलेंगे, हरियाणा जीके मिलेगी, इसके अलावा हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और रीजनिंग। ये वो सिलेक्टेड टॉपिक हैं जो HSSC के द्वारा दिए गए हैं, जो सीईटी एग्जाम में जिनसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उन्हीं टॉपिक्स के आधार पर ये पेपर जो प्रैक्टिस सेट है ये तैयार किया गया है। सीक्वेंस में आपसे 1 बाय 1 सभी टॉपिक्स के प्रश्न इसमें दिए गए हैं। 100% इस प्रैक्टिस सेट में पूछे जाएंगे, सेम उसी पैटर्न पर जो सीईटी का होगा। 20 प्रैक्टिस सेट हम कर चुके हैं। जो कैंडिडेट पहली बार ये क्लास देख रहा, ध्यान रखना 20 हो चुके हैं। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 21 ये करने वाले हैं। इस क्लास की PDF अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है नीचे, और टेलीग्राम चैनल है वो है नॉलेज हब के नाम से। आपको नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। इसके अलावा जो पहली बार क्लास देख रहा है वो यूट्यूब पर भी नॉलेज हब को सब्सक्राइब कर ले और अपने फ्रेंड वगैरह को रेफर जरूर करें। ठीक है, 20 प्रैक्टिस सेट हमारे हो चुके हैं। अब प्रैक्टिस सेट नंबर 21 हम करेंगे। सभी क्वेश्चंस की अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ ये सारा कुछ इसमें समझाया गया है। और ये जो टेस्ट सीरीज है, ये जो प्रैक्टिस सेट की जो टेस्ट सीरीज है, ये आर्यभट्ट एकेडमी के द्वारा दी गई है और ये उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए गए हैं, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 20 प्रैक्टिस सेट हमारे हो चुके हैं और आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 21। सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे जीके के। सबसे पहले जीके आएगी, उसके बाद कुछ पर्सन कंप्यूटर के आएंगे। ठीक है, उसके बाद आएगी हरियाणा जीके। ऐसे सीक्वेंस में 1 बाय 1 सारे टॉपिक हम इसमें कवर करने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 1 से हम ये स्टार्ट कर रहे हैं। फिर ध्यान रखना, क्लास की PDF के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है नॉलेज हब के नाम से। आपको नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। और जो पहली बार क्लास देख रहा है वो नॉलेज हब यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 से आज की हम क्लास शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 21। पहला प्रश्न दिया है कि ऋग्वेद में उल्लेखित यव जो शब्द है वो किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है। देखो, सबसे पहले क्या दिया है कि यव शब्द किस कृषि उत्पाद के लिए प्रयुक्त किया गया है। सबसे दूसरी बात इसमें बताएगी किस वेद में जिक्र है इसका, ऋग्वेद के अंदर। यव किसको कहते हैं, जौ को, चावल को, चना या फिर गेहूं। यव जो शब्द है ये किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो वैदिक सभ्यता के अंदर और ऋग्वेद की अगर हम बात करें तो यव जो शब्द है ये प्रयोग किया गया है जौ के लिए। किसके लिए प्रयोग किया गया है, जौ के लिए। ठीक है, चावल को क्या कहा जाता था, ब्रीही। चावल को क्या कहा जाता है, ब्रीही कहा जाता था, ध्यान रखना। ठीक है, और गेहूं को क्या कहा जाता था, गोधम। गेहूं को गोधम, चावल को ब्रीही और जौ को यव की संज्ञा दी गई है ऋग्वेद के अंदर। ठीक है, ये वैदिक पीरियड के अंदर की बात है। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। ऋग्वेद में जौ को यव कहा गया है। अगला है प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित सुल्तानों में से किस एक ने सबसे अधिक अवधि तक शासन किया था। अलग अलग दिल्ली के सुल्तान दिए, तो किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा लंबे पीरियड के लिए शासन किया था। बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और बहलोल लोदी। अलग अलग वंश के शासक हैं ये। इसमें आपको बताना है किस वंश के शासक ने सबसे अधिक टाइम तक शासन किया था दिल्ली के ऊपर। देखो, बलबन की बात करें, बलबन का टेन्योर बात करें, बलबन रहा था 1265 से लेकर 1287 तक। बलबन था 1265 से 1287, यानी कि लगभग 22 साल बलबन का शासन रहा है। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो ये था 1296 से लेकर 1316 तक। अलाउद्दीन खिलजी लगभग 20 साल अलाउद्दीन खिलजी का शासन रहा है। मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक था 1325 से लेकर 1351 तक, यानी कि लगभग 26 साल मोहम्मद बिन तुगलक रहा है। ठीक है, बलबन 22 साल, अलाउद्दीन खिलजी 30 साल न 20 साल और मोहम्मद बिन तुगलक 26 साल। बहलोल लोदी की बात करें तो बहलोल लोदी बना था 1451 से लेकर 1489 तक, यानी कि लगभग 38 साल बहलोल लोदी ने शासन किया है। ये 4 शासक हैं जिनका अलग अलग टेन्योर रहा है। बलबन था 1265 से लेकर 1287 तक, 22 साल बलबन ने शासन किया है।
अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से लेकर 1316 तक 20 साल तक अलाउद्दीन खिलजी ने शासन किया है। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1325 से लेकर 1351 तक 26 साल मोहम्मद बिन तुगलक का शासन रहा है। और बहलोल लोदी का 1451 से लेकर 1489 तक 38 साल बहलोल लोदी का टेन्योर रहा है। तो सबसे अधिक पूछा कि सबसे अधिक टाइम पीरियड किसका रहा था? बहलोल लोदी ने। बहलोल लोदी ने 38 साल शासन किया था। बहलोल लोदी ने 1451 से लेकर 1489 तक लोधी वंश का संस्थापक थे बहलोल लोधी। तो ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा, बहलोल लोधी 38 साल। अगला है प्रश्न नंबर 3 और इसमें दिया गया है कि सुभाष चंद्र बोस ने इस जगह आज़ाद भारत की सरकार का उद्घाटन किया था। आज़ाद भारत की जो सरकार है इसका उद्घाटन कहाँ किया था सुभाष चंद्र बोस ने? बर्मा में, जर्मनी में, जापान या फिर सिंगापुर। यानी कि जो आज़ाद भारत की सरकार यानी कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना, और ये कहाँ बनाई थी? सिंगापुर के अंदर। कहाँ थी? सिंगापुर के अंदर। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये, पॉलिटी से संबंधित ये प्रश्न है, ध्यान। प्रश्न नंबर 4 में दिया है कि भारत के संविधान के अनुसार प्रतिषेध रिट एक आदेश से संबंधित है। भारत के संविधान के अनुसार प्रतिषेध रिट किस आदेश से संबंधित है? देखो भारत के, पहले मैं समझा देता हूँ प्रश्न को पढ़ने से पहले कि भारत के संविधान में 5 प्रकार की रिट दी गई है अनुच्छेद 32 में। पहली तो दी गई है बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन सी है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरी दी है परमादेश। दूसरी क्या है? परमादेश है। तीसरी क्या है? ये है उत्प्रेषण। तीसरी है उत्प्रेषण। चौथी है ये प्रतिषेध वाली जिससे संबंधित ये प्रश्न पूछा गया है। और 5वीं है अधिकार परीक्षा। ठीक है, ये 5 प्रकार के रिट भारत के संविधान में दी गई है। इंग्लिश में बोले तो हाइबस कार्पस, मैंडेमस, सेट्यूरेरी, प्रोबेशन और प्रोहिबिशन और क्वो वारंटो, ये 5 प्रकार की रिट है जो दी गई है। ठीक है, संविधान के अंदर 5 प्रकार की रिट है, इनका जिक्र किया गया। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकार परीक्षा। उन्हीं से संबंधित ये प्रश्न पूछा गया है। और जो चौथे नंबर की जो रिट है प्रतिषेध, इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन यानी कि मना करने वाला। ये तो ये पूछा है कि जो प्रतिषेध जो रिट है ये किससे संबंधित है? पहली स्टेटमेंट दी है कि न्यायिक और अर्ध न्यायिक प्राधिकरण के खिलाफ जारी किया गया आदेश न्यायिक और न्यायिक प्राधिकरण के खिलाफ। दूसरा है कि किसी अवर न्यायालय को किसी विशेष मामले में आगे बढ़ने से रोकना जहां उसके पास प्रयास करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है, करने की अधिकारिता नहीं है, कार्रवाई करने से रोकना। देखो दूसरा पॉइंट है ये तो बिल्कुल सही है। जो दूसरा पॉइंट दिया गया है ना, इसका मतलब है कि कोई भी जो निचले स्तर की जो न्यायालय है उसको रोकना किसी भी कानून के ऊपर डिसीजन सुनाने से पहले कि ये आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। ठीक है, ये आपके अधिकार क्षेत्र से नहीं आता, कानून का उल्लंघन होता है। तो जो स्टेटमेंट जो 2 दे रखी है वो तो बिल्कुल सही है। पहली स्टेटमेंट है थोड़ी गलत है, ये इंग्लिश में पढ़नी पड़ेगी फिर समझ में आएगी। ठीक है, तीसरी क्या है कि किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक पद पर रहने से रोकना जिसका वह हकदार नहीं है, यानी कि यह है कि जो व्यक्ति सरकारी अधिकार नहीं है उसको भी रोकना, ये इसमें नहीं आती, ये आती है उत्प्रेषण के अंदर। ठीक है, जो तीसरा पॉइंट है ये इंग्लिश में अगर हम पढ़े तो पहला पॉइंट दिया कि इश्यूड अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी, बिल्कुल सही है। जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी, न्यायिक और अर्ध न्यायिक जो अथॉरिटीज होती है उनके खिलाफ ये जारी किया जाता है। मतलब ये है, ये जो ऑर्डर होता है सुप्रीम कोर्ट जारी करता है या फिर हाई कोर्ट करे, इनके अंडर में जो लोअर कोर्ट होती है उनके खिलाफ। तो उनके जो जुडिशियल और जो क्वासी जुडिशियल जो अथॉरिटीज हैं, जो न्यायिक और अर्ध न्यायिक जो अथॉरिटी है उनके लिए जारी किया जाता है ये। दूसरा है कि ये उन कोर्ट को रोकने के लिए किसी की उनके न्याय क्षेत्र में नहीं है। ठीक है, जो निषेध जो बोलते हैं प्रतिषेध वाला जो रिट है इसमें दोनों ही स्टेटमेंट सही है, पहली भी सही है और दूसरी वाली स्टेटमेंट, ये दोनों इसमें सही है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही है। जो तीसरी स्टेटमेंट दे रखी है ये उत्प्रेषण के अंदर आती है, ये उसमें नहीं आती। तो इसमें आएगा न्यायिक और अर्ध न्यायिक प्रतिषेध के खिलाफ जारी किया गया आदेश, ये डबल हो रखा है इसलिए गलत लग रहा था पढ़ने में। ठीक है, ये ठीक है सेम इसमें है, पहला और दूसरा कथन ये दोनों इसमें सही दिया गया है। 5 रिट दी गई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है 5 रिट, आप जरूर पढ़ना, इनमें से प्रश्न आने की संभावना है। प्रश्न नंबर 5, दिल्ली क्या है?
एक राज्य है, एक केंद्र शासित प्रदेश है, एक ऑटोनोमस काउंसिल है, या इनमें से कोई नहीं है? तो दिल्ली जो है, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। देखो जब केजरीवाल की सरकार थी तब दिल्ली को राज्य बनाने की बात चल रही थी। क्यों चल रही थी? क्योंकि दिल्ली में ना जो कानून होता है उस पर लगभग अधिकार एलजी का भी होता है। ठीक है, जो भी परमिशन लेनी पड़ेगी एलजी के सहयोग से काम करना पड़ेगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल। अगर राज्य का दर्जा दे दिया तो वहाँ पर सीएम सर्वोपरि होएगा, सारे डिसीजन सीएम के हिसाब से चलेंगे। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में ऐसा नहीं होता, सारी पावर उपराज्यपाल के पास होती है। यहाँ पर राज्यपाल नहीं होता, उपराज्यपाल होता केंद्र शासित प्रदेश में। दिल्ली 69वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1991 में, उस समय एनसीआर बनाया गया था। 69वां संविधान संशोधन हुआ था 1991 में, उस समय जो दिल्ली का जो क्षेत्र है उसको एनसीआर राज्य वो सिस्टम बनाया गया था। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो दिल्ली क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। प्रश्न नंबर 6 है, किस नदी का उद्गम बैतूल में है? कौन सी नदी है जो बैतूल से शुरू होती है? ताप्ती नदी, बेतवा नदी, नर्मदा या फिर चंबल? ठीक है, कौन सी नदी है जो बैतूल से उत्पन्न होती है? वो है ताप्ती नदी। कौन सी है? ताप्ती नदी। ठीक है, देखो दो नदी हैं, एक तो है नर्मदा और एक है ताप्ती, और ये दोनों कहाँ से निकलती है? सतपुड़ा की पहाड़ियों से। कहाँ से निकलती है? सतपुड़ा की पहाड़ियों से। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार है, वहीं से आता है महादेव और मैकाल की पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे। उससे आगे चलती हुई नर्मदा नदी है, वो तो निकलती है अमरकंटक की पहाड़ियों से। नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, ये भी ध्यान रखना आपको। जो ऑप्शन सी में दिया गया है नर्मदा नदी, ये अमरकंटक की पहाड़ियों से दिया गया है। और नर्मदा नदी जो है ये रिफ्ट वैली बनाती है। क्या बनाती है? रिफ्ट वैली ये बनाती है विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच में, नर्मदा नदी पर। ताप्ती नदी जो है, ताप्ती नदी की बात करें तो ये कहाँ से निकलती है? बैतूल। और बैतूल में भी कहाँ से है? मुल्ताई। मुल्ताई, और बैतूल कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, बैतूल एक डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का, वहाँ पर कहाँ से निकलती है? मुल्ताई नामक जगह से निकलती है ताप्ती नदी, ये ध्यान रखना। और ये कैसे बहती है? ईस्ट से वेस्ट, पूर्व से पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियों में से एक नदी है ताप्ती नदी। ठीक है, ये भी रिफ्ट वैली बनाती है सतपुड़ा और अजंता जो माउंटेन है उनके बीच में। ये सारी चीज़ ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, और ये अरब सागर में जाकर गिर जाती है ताप्ती नदी। पूर्व से पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियों में ताप्ती नदी एक है। मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट में मुल्ताई जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से निकलती हैं। नर्मदा नदी है, नर्मदा भी एक रिफ्ट वैली बनाती है, नर्मदा नदी भी ताप्ती नदी की तरह है। और हाँ बस यही है। ठीक है, चंबल तो वो मगरमच्छ के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, चंबल। प्रश्न नंबर 7 दिया है, इसमें 4 कथन दे रखे। पहला कथन है कि दीर्घ तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन लघु तरंग दैर्घ्य से कहीं अधिक होता है, यानी कि जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है उसमें कहा कि उसकी स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो होती है, यानी कि जो लाइट बिखरती है वो कम वेवलेंथ वाले से अधिक बिखरती है। ये गलत है। गलत, देखो ये इंग्लिश में पढ़ा देता हूँ। पहला ऑप्शन जिसको नहीं समझ में आया, लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ इज स्कैटर्ड मच मोर देन द लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ। ऐसा नहीं है, ये उल्टा केस है। जिसकी कम वेवलेंथ होगी वो लाइट उतनी ही बिखरेगी, ऐसे जिसकी ज़्यादा वेवलेंथ होगी वो उतनी ही ज़्यादा दूर तक दिखाई देगी। ठीक है, तो स्टेटमेंट जो एक दी है वो गलत दी गई है। उसके बाद आगे है स्टेटमेंट नंबर 2। स्टेटमेंट नंबर 2 जो दिया है वो दिया कि जल में दृश्य प्रकाश की गति निर्वात का 0.95 गुना होती है। जो विजिबल लाइट जो होती है उसकी पानी में जो गति होती है वो वैक्यूम का 0.95 गुना होती है। लेकिन ये 0.95 गुना नहीं होता, ये होता है 0.75 गुना। कितना गुना होता है? 0.75। देखो स्पीड ऑफ लाइट की अगर हम बात करें ना, स्पीड ऑफ लाइट और निर्वात के अंदर, वैक्यूम के अंदर, इंग्लिश में देख लो ये साथ के साथ, जो है स्पीड ऑफ लाइट जो है वैक्यूम के अंदर वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, निर्वात में। ठीक है, प्रकाश की चाल। और जो पानी के अंदर बताएं स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, वो होती है 2.25 गुना में 10⁻² मीटर पर सेकेंड। ये ध्यान रखना, पानी के अंदर होते 2.25 गुना 10⁻², और वैक्यूम यानी कि निर्वात में होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
तो जो टोटल कितना गुना होती है, 0.95 गुना नहीं होती है, होती है 0.75 गुना। ठीक है, इसलिए जो स्टेटमेंट दूसरी दे रखी है वो भी इसमें गलत हो गई। स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों गलत है। स्टेटमेंट तीसरी दी है कि रेडियो वेव आर प्रोड्यूस बाय रैपिडली ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक करंट्स, यानी कि जो रेडियो तरंगे हैं वो द्रुतगामी दोलतयान विद्युत धाराओं से उत्पन्न होती है। तो स्टेटमेंट तीसरी है, ये बिल्कुल सही है। जो रेडियो तरंगे हैं ये जो विद्युत धाराओं से उत्पन्न होती है, ऐसे जो ऑक्सीलेट करती है उससे। स्टेटमेंट नंबर 3 इसमें सही दिया गया है। स्टेटमेंट नंबर 4 दिया है, अति चालन वाहनों का पता लगाने के लिए पुलिस डॉपलर के परावर्तित लघु रेडियो तरंग प्रभाव का प्रयोग करते हैं। जो ओवर स्पीड होती है व्हीकल्स में, उसको जांचने के लिए पुलिस डॉपलर इफेक्ट जो होता है उसके लिए जो शॉर्ट रेडियो वेव्स होती है उनका प्रयोग करते हैं। जो स्पीड लिमिट जो लगे होते हैं जिससे पता चलता है भाई गाड़ी ओवर स्पीड में है कम में है, वो नापने के लिए पुलिस जो है डॉपलर इफेक्ट का प्रयोग करती है। स्टेटमेंट नंबर 4 बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 3 और 4 जो दे रखी है दोनों बिल्कुल सही दी है, यानी कि ऑप्शन जो है डी इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 7 का। प्रश्न नंबर 8 दिया है कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं है। देखो ये एक ऐसा सिल्वर है, देखो जर्मन सिल्वर, कई बार प्रश्न आता है कि इनमें से किस धातु में सिल्वर नहीं है। तो जर्मन सिल्वर एक ऐसा है जिसके अंदर सिल्वर नहीं होता। सबसे पहली बात तो जर्मन सिल्वर के अंदर सिल्वर नहीं पाया जाता। इसका नाम जर्मन सिल्वर है लेकिन इसके अंदर सिल्वर नहीं पाया जाता। अब ऑप्शन देखो क्या क्या दे रखे। पहला ऑप्शन है कॉपर, दूसरा ऑप्शन है एल्यूमिनियम, तीसरा है जिंक, चौथा है निकल। देखो इसमें ऑप्शन ही नहीं दे रखा सिल्वर का, तो सिल्वर ऑप्शन में नहीं है तो इसका मतलब कोई और चीज़ है जो इसमें नहीं पाई जाती। जर्मन सिल्वर के अंदर जिंक होता है, निकेल होता है और कॉपर, निकेल और जिंक, ये तीनों जर्मन सिल्वर के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन एल्यूमिनियम जो है वो जर्मन सिल्वर में नहीं पाया जाता। सिल्वर और एल्यूमिनियम ये दोनों चीज़ें जर्मन सिल्वर में नहीं पाई जाती, ध्यान रखना। इसका नाम समझ के मत कह जाना इसके अंदर सिल्वर है, जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है, ये भी ध्यान रखना। प्रश्न नंबर 9 दिया है, कथन दिया है और उसका कारण दिया है, आपको बताना है सही है या नहीं है। कथन दिया है कि जो डायबिटीज जो होते हैं उन व्यक्तियों को प्राय प्यास अधिक लगती है। जो मधुमेह जिनको होता है, डायबिटीज जिनको होती है उनको अधिक प्यास लगती है। दूसरा दे रखा है कि जिस पर्सन के जो मधुमेह वाला पर्सन वैसोप्रेसिन के अतिशय स्त्राव से ग्रस्त रहता है। ए पर्सन स्प्रिंग फ्रॉम डायबिटीज सफर्स फ्रॉम एक्सेसिव सेक्रेशन ऑफ वैसोप्रेसिन। इसमें ये दोनों डायबिटीज से संबंधित, आपको ये बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो ये सही है, डायबिटीज इंसिपिडस वाला जो पर्सन है उसको प्यास अधिक लगती है, लेकिन ये अतिशय स्त्राव से ग्रस्त नहीं होता। केवल कथन एक सही है, इसका कारण जो है वो गलत है। कथन एक सही, कथन ए है वो सही है, लेकिन इसका जो आर है जो कारण दिया है वो गलत दिया है, ये ध्यान रखना। ठीक है, उसको प्यास बहुत लगती है डायबिटीज वाले को, वो बिल्कुल बात सही है। लेकिन लो सेक्रेशन ऑफ वैसोप्रेसिन इसमें होता है, अधिक सेक्रेशन नहीं होता, कम सेक्रेशन होता है, एक्सेसिव नहीं होता, इसमें होता है लो सेक्रेशन, ये ध्यान रख लेना। देखो साइंस के पर्सन है ना, साइंस हो गए, बायोलॉजी, कंप्यूटर, ये सारे पर्सन थोड़े से इंग्लिश में ही समझ में आते हैं, इनकी हिंदी थोड़े से अलग अलग शब्द दिए जाते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित तत्वों में से कौन से तत्वों में सभी प्रोटीन्स पाए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट आर फाउंड इन ऑल प्रोटीन। अच्छा, सभी प्रोटीन में कौन सा एक आइटम है जो पाया जाता है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। प्रोटीन के अंदर कौन सा एक ऐसा तत्व है जो पाया जाता है प्रोटीन के जितने प्रकार है उसमें। तो जो सबसे कॉमन एलिमेंट है जो पाया जाता है वो होता है कार्बन। कार्बन जो है वो सब में पाया जाता है। कार्बन जो दिया गया है पहला, वो सभी प्रोटीन के अंदर पाया जाता है। अच्छा, ऑप्शन अलग अलग दिए गए हैं भाई, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में से कौन कौन से पाए जाते हैं। तो कार्बन भी पाया जाता है, हाइड्रोजन भी, ऑक्सीजन भी और नाइट्रोजन भी, ये चारों पाए जाते हैं प्रोटीन के अंदर। प्रोटीन का केमिकल फार्मूला बताता हूँ मैं, RCHNH2COOH, ये होता है प्रोटीन का जनरल फार्मूला। R की जगह अलग अलग चेन लगती है इसमें, C फॉर कार्बन, H फॉर हाइड्रोजन, N फॉर नाइट्रोजन, O फॉर ऑक्सीजन। ये चारों चीज़ें हैं जो प्रोटीन के अंदर पाई जाती हैं। RCHNH2COOH ये प्रोटीन का फार्मूला होता है। अच्छा, प्रोटीन किसका बना होता है। प्रोटीन बना होता है अमीनो एसिड का। प्रोटीन किसका बना होता है, अमीनो एसिड से प्रोटीन बनता है। ठीक है, जो हमारे जो शरीर को बनाने में काफ़ी सहायता करते हैं।
तो प्रोटीन के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन चारों ही एलिमेंट पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, डीडी किसान 26 मई 2024 को कौन सा एआई एंकर लॉन्च किया है? यह प्रश्न पहले भी आ चुका है। मई 2024 में डीडी किसान जो चैनल है उसने 2 एंकर लॉन्च किए हैं, एआई एंकर। एंकर को होता है जो होस्ट करता प्रोग्राम को, जो बोलने वाला वो। तो कौन से 2 एंकर है जो होस्ट करे हैं? तो वो था एआई क्रिश और एआई भूमि। ये 2 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले एंकर हैं जो डीडी किसान चैनल है उसने लॉन्च करे हैं, एआई क्रिश और एआई भूमि। ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 11 का। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पहले भी शायद 1-2 प्रैक्टिस सेट में सेम क्वेश्चन रिपीट हो रखा है ये, एआई क्रिश और एआई भूमि। प्रश्न नंबर 12 है कि भारतीय लोक प्रशासन सेवा आईआईपीए के अध्यक्ष के रूप में लगातार तीसरी बार किसने शपथ ग्रहण किया है? आईआईपीए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का लगातार तीसरी बार जो चार्ज है वो किसको दिया गया है? तो वो दिया गया था डॉक्टर जितेंद्र सिंह को। डॉक्टर जितेंद्र सिंह को ये चार्ज मिला है। अगला है प्रश्न नंबर 13, किस परिस्थिति में न्यूनतम बिजली की खपत होती है? द मिनिमम पावर कंजप्शन इज हैपन इन विच केस? इन स्लीप, हाइबरनेट, ऑल ऑफ देम कंज्यूम द सेम अमाउंट ऑफ द पावर, या फिर शटडाउन? ऐसा कौन सा सिस्टम है जहाँ पर सबसे कम बिजली लगती है? तो सबसे कम बिजली लगती है शटडाउन करने में। ये निद्रा वगैरह वो नहीं, ये कंप्यूटर का है स्लिप मोड। कंप्यूटर के अंदर जब हम शट डाउन करते हैं ना, उसके नीचे एक ऑप्शन आता है स्लिप मोड में डाल देना। अगर हम कंप्यूटर को स्लिप मोड में डालते हैं तो भी वो बैकग्राउंड में उसका सिस्टम ऑन रहता है कंप्यूटर लैपटॉप का, तो उसमें भी पावर ज़्यादा लगती है। लेकिन शट डाउन का मतलब कंप्यूटर बंद हो गया, इसमें पावर लगेगी ही नहीं। ठीक है, कंप्यूटर का प्रश्न है ये कि किस कंडीशन में जो कंप्यूटर है वो सबसे कम बिजली लेता है। तो शट डाउन के केस में तो कोई पावर सप्लाई की जरूरत होती नहीं, जीरो होती है उसमें। ठीक है, स्लिप और हाइबरनेट में पावर सप्लाई चलती रहती है, कंप्यूटर ऑन रहता है बैकग्राउंड में। लेकिन शटडाउन के केस में कोई भी पावर सप्लाई की जरूरत नहीं होती, पावर सप्लाई कट हो जाती है, बिल्कुल जीरो हो जाती है, यानी कि जब कंप्यूटर बंद होने की कंडीशन में। प्रश्न नंबर 14 है, ये भी कंप्यूटर का प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? इनपुट डिवाइस कौन सा है? स्कैनर, सीडी, स्पीकर या फिर प्रिंटर? आउटपुट इनपुट डिवाइस की बात करी है। इनपुट का मतलब जिसके अंदर हम डाटा डाल सके। स्पीकर का मतलब स्पीकर में हमें गाने की आवाज़ सुनती है, आउटपुट हमें मिलती है। सीडी क्या है? सीडी भी हमें डाटा शो करने वाली है। प्रिंटर ये भी एक आउटपुट डिवाइस है जो हमें चार्जर प्रिंट करके देता है। लेकिन स्कैनर, आपने स्कैनर देखा, कोई भी डॉक्यूमेंट हम रखते हैं वो स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर दिखाई देता है। तो स्कैनर क्या है? एक इनपुट डिवाइस है जो डाटा इनपुट करता है। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा, इनपुट डिवाइस स्कैनर आएगा। ठीक है, और जो सीडी है ये आउटपुट डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस बोलते हैं इसको। प्रश्न नंबर 15 दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी? क्रमित एक्सेस मेमोरी कौन सी है? डीवीडी, रोम, रैम या फिर मैग्नेटिक टेप? तो ये होती है मैग्नेटिक टेप। सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी ये मैग्नेटिक टेप को कहा जाता है। इसको सिर्फ आपको सीधा सीधा याद रखना है। प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 16 दिया है, एक संयुक्त उत्पादक के रूप में कई पदार्थों की बिक्री की पेशकश को क्या कहते हैं? व्हाट इज द ऑफर ऑफ सेवरल प्रोडक्ट फॉर सेल एज ए कंबाइंड प्रोडक्ट कॉल्ड? अलग अलग प्रोडक्ट बना के जैसे हम ये कोई भी एक ऑफर दे देते हैं एक साथ बेचना, उसको क्या बोलते हैं? विज्ञापन। विज्ञापन तो देखो अलग चीज़ हो गई, किसी चीज़ का प्रचार प्रसार करना, उसके बारे में बताना, वो होता है विज्ञापन। ठीक है, उत्पादन की गठली। प्रोडक्ट मिक्स, प्रोडक्ट मिक्सिंग भी नहीं होता। प्रोडक्ट मिक्सिंग का मतलब होता है अलग अलग प्रोडक्ट मिलाना, यानी कि जैसे गेहूं के अंदर चावल मिला देना, वो होता प्रोडक्ट मिक्सिंग। इसमें क्या कहा गया, जैसे कोई हम गिफ्ट दे के आते हैं ना, उसके अंदर चॉकलेट भी डाल दी, उसके अंदर टॉफ़ी भी डाल दी, उसके अंदर बुक्के वगैरह भी डाल दिए, वो पूरा डब्बा एक बना के वो बेचते हैं, उस चीज़ को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं प्रोडक्ट बंडल। प्रोडक्ट बंडल कहा जाता है उसको। ठीक है, जो सेवरल प्रोडक्ट अलग अलग आइटम जो है बेचने के लिए उनको एक प्रोडक्ट बना के बेचना, प्रोडक्ट बंडल उसको कहा जाता है। प्रश्न नंबर 17 दिया है, निम्नलिखित में से क्या सार्वजनिक क्षेत्र की एक इकाई नहीं है? यानी कि 4 में से कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो पब्लिक सेक्टर की नहीं है, प्राइवेट सेक्टर की है? आईसीआईसीआई बैंक, ये भी सरकार के अधीन है, सरकार की इसमें पार्टनरशिप है। बीसीसीएल, ये भी सरकार की इसमें भी पार्टनरशिप है। ठीक है, भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसमें भी सरकार की पार्टनरशिप। और एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। देखो इसमें ध्यान रखना, भेल जो है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड,
ये भी भारत की एक महारत्न कंपनी में से एक है। NTPC है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ये भी इंडिया सरकार की है। BCCL भी है, लेकिन ICICI नहीं, ये प्राइवेट बैंक है। ICICI ये क्या है, एक प्राइवेट बैंक है, जो हम गलत पढ़ गए थे। ICICI बैंक एक प्राइवेट बैंक है। अच्छा, ICICI बैंक की फुल फॉर्म क्या होती है? ICICI की इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, जो भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक है। ICICI बैंक की स्थापना कब हुई थी? 5 जनवरी 1994 को। ICICI बैंक की स्थापना हुई थी 5 जनवरी 1994 को। अगला है प्रश्न नंबर 18, राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान कहाँ पर है? नेशनल एड्स रिसर्च इंस्टीट्यूट वो कहाँ पर है? दिल्ली, मध्य प्रदेश, सूरत, जयपुर या फिर पुणे महाराष्ट्र? ये मध्य प्रदेश गलत दिया है। ठीक है, मतलब एड्स का कहाँ पर है? दिल्ली में है, मध्य प्रदेश में है, जयपुर में है, सूरत में है, फिर पुणे के अंदर है। जो नेशनल एड्स रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें तो ये है पुणे महाराष्ट्र के अंदर। नेशनल एड्स रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो है पुणे महाराष्ट्र के अंदर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसकी अगर बात करें स्थापना कब हुई थी तो इसकी स्थापना हुई थी 1992 में। नेशनल इंस्टीट्यूट एड्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना हुई थी 1992 में। और कहाँ पर है? ये पुणे महाराष्ट्र के अंदर है ये। ठीक है, अब ये हो गए प्रश्न नंबर 18 हमारे पूरे हो गए। अब प्रश्न नंबर 19 से लेकर 40 तक 22 प्रश्न अब हम करेंगे हरियाणा जीके के। ऊपर वाले जो प्रश्न थे उसमें जीके थी और कंप्यूटर के प्रश्न थे, वो हमने कर लिए। अब प्रश्न नंबर 19 से 40 तक इसमें हम करेंगे हरियाणा जीके के प्रश्न। प्रश्न नंबर 19 से हरियाणा जीके हमारी शुरू हो रही है, 19 से लेकर 40 तक। अब हरियाणा जीके यहाँ से चलेगी। प्रश्न नंबर 19 दिया कि हरियाणा भारत में खालिस्तान सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, यानी कि जनसंख्या के मामले में हरियाणा का भारत में कौन सा नंबर है? और ये जो डाटा दिया है ये 2011 की जनगणना के हिसाब से ही दिया है, क्योंकि 2011 के बाद कोई जनगणना नहीं हुई है। तो जनसंख्या के हिसाब से हरियाणा का भारत में कौन सा नंबर है? 18वां नंबर है। कौन सा नंबर है? 18वें नंबर पर भारत जनसंख्या के हिसाब से पूरे भारत में 18वें नंबर पर। प्रश्न नंबर 20 दिया है कि हर्षवर्धन द्वारा शासित थानेसर के आसपास क्या था? थानेसर किसके आसपास था? कुरुक्षेत्र, भिवानी, अंबाला या फिर पंचकुला? तो सभी को पता थानेसर कहाँ है? कुरुक्षेत्र के आसपास। कुरुक्षेत्र का पहले नाम थानेसर ही है ऐसा कहा जाता है। ठीक है, थानेसर और कुरुक्षेत्र एक ही चीज़ है। कई जगह इसको स्थानेश्वर भी लिखा जाता है। स्थानेश्वर महादेव मंदिर आपने सुना होगा। थानेसर, स्थानेश्वर ये सारा कुरुक्षेत्र में ही है। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 दिया है, करनाल के पास किस जगह दुर्योधन ने स्वयं को पराशर ताल में तब तक छिपा कर रखा जब तक कृष्ण के उपास ने उसे लड़ाई के लिए बाहर नहीं निकाला? देखो, महाभारत के युद्ध में क्या था, जो दुर्योधन था ना वो पराशर तालाब में जाकर छुप गया था। बाहर निकला जब कृष्ण ने उसका मजाक उड़ाया लड़ाई लड़ने के लिए। तो वो कहाँ पर है? ये जो तालाब है पराशर तालाब, ये कहाँ पर है जहाँ पर दुर्योधन ने अपने आप को छुपा लिया था? तो जो पराशर तालाब है ये कहाँ पर है? तरावड़ी में है, बास्थली में है, ज्ञात नहीं, या फिर बहलोलपुर में है? तो ये जो तालाब है ये है बहलोलपुर में। कहाँ पर है ये? बहलोलपुर में ये तालाब है जहाँ पर दुर्योधन ने अपने आप को छुपा लिया था, पराशर तालाब के अंदर। दुर्योधन ने अपने आप को कहाँ छुपाया था? पराशर तालाब के अंदर छुपा लिया था। करनाल में है ये जगह बहलोलपुर, वहाँ पर है पराशर तालाब। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 है, हरियाणा के पर्यावरण मंत्री कौन है? देखो, मैं बार बार कह रहा हूँ, हरियाणा का जो नया मंत्रिमंडल बना है ना, अब नायब सिंह सैनी की सरकार में जो नया मंत्रिमंडल बना है, ये जरूर एक प्रश्न आएगा इसमें से कि किस मंत्रिमंडल के पास कौन सा विभाग है, यानी कि फलाने विभाग का मंत्री कौन है। होम मिनिस्टर हो गया, पर्यावरण मिनिस्टर हो गया, जो भी मंत्री बनते हैं, हेल्थ मिनिस्टर, कौन सा मंत्रालय किस मंत्री के पास है? तो पर्यावरण मंत्री जो है वो है राव नरबीर सिंह। राव नरबीर सिंह ये हरियाणा के फिलहाल पर्यावरण मंत्री हैं, ये ध्यान रखना। लेकिन आपको सारे मंत्रिमंडल को देखना है, खुद से सारा प्रश्न करना है, खुद से चेक करके। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न जरूर आएगा मंत्रिमंडल से। सूरजकुंड मेला हो गया, मंत्रिमंडल हो गया, कुरुक्षेत्र के जो धार्मिक स्थल है वो हो गए, यहाँ से प्रश्न जरूर आएगा ही आएगा, 1001%। अगला है प्रश्न नंबर 23, करेक्ट पेयर आपको जोड़ना है। जैसे काबुली बाग है ये पानीपत के अंदर है, जल महल है ये नारनौल के अंदर है, नवग्रह कुंड है ये कैथल के अंदर है, और ज्योतिसर है ये अम्बाड़ा कुरुक्षेत्र है। आपको ये बताना है कि इनमें से क्या सही है क्या गलत है। ठीक है,
देखो इसमें से सबसे सही सुनना, देखो पहले बताओ जल महल कहाँ पर है, ये नारनौल के अंदर, ये सही है। जल महल कहाँ पर है, नारनौल में। ज्योतिसर है ये अम्बाड़ा में नहीं है, ये कुरुक्षेत्र गलत है। देखो अम्बाड़ा दे रखा है, ज्योतिसर अम्बाड़ा में नहीं है, कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र के अंदर है। नवग्रह कुंड ये पानीपत में नहीं है, ये कैथल के अंदर है। काबुली बाग ये पानीपत के अंदर है, कैथल के अंदर नहीं है। ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, एक बार जो मैं चीज़ समझा रहा हूँ ना वो समझ लो। काबुली बाग है पानीपत में, जल महल है नारनौल में, नवग्रह कुंड है ये कैथल में, और ज्योतिसर जो सरोवर है वो कुरुक्षेत्र के अंदर है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको इनका ध्यान रखना है बस। ये मत देखो भी टाइपिंग मिस्टेक है, प्रश्न छोड़ना नहीं है, आपको पढ़ना है इसमें क्या क्या दिया। काबुली बाग पानीपत में, जल महल नारनौल में, नवग्रह कुंड कैथल में, और ज्योतिसर कुरुक्षेत्र के अंदर है। प्रश्न नंबर 24 दिया आगे, पंडित लक्ष्मीचंद हरियाणा के क्या हैं। पंडित लक्ष्मीचंद किस क्षेत्र से संबंधित है जो हरियाणा के काफ़ी प्रसिद्ध हैं। तो पंडित लक्ष्मीचंद का सभी को पता है, हरियाणा के जो कवि थे, हरियाणा के जो कवि हैं वो है पंडित लक्ष्मीचंद। हरियाणा का शेक्सपियर भी इनको कहा जाता है, पंडित लक्ष्मीचंद को। ठीक है, ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 दिया है, हरियाणा खालिस्तान स्तर तक महिलाओं को मुफ्त शिक्षा प्रदान करती है। यानी कौन सी क्लास तक हरियाणा जो सरकार है वो महिलाओं को फ्री में एजुकेशन देती है, 10वीं तक, 12वीं तक, या फिर कॉलेज डिग्री तक। हरियाणा सरकार महिलाओं को जो मुफ्त शिक्षा है वो कहाँ तक देती है, तो वो देती है बैचलर डिग्री, कॉलेज तक, BA BCom BSc तब तक करे जब तक हरियाणा सरकार फ्री रखती है। महिलाओं को फ्री में जो शिक्षा प्रदान करती है वो कॉलेज, ग्रेजुएशन, बैचलर डिग्री तक हरियाणा सरकार मुफ्त शिक्षा प्रदान करती है महिलाओं को। ऑप्शन डी उत्तर है इसका। प्रश्न नंबर 26 दिया है कि महिला पुलिस स्वयं सेवक पहल को आरंभ करने वाला हरियाणा कौन सा राज्य है, कौन से नंबर का। यानी कि जो महिला पुलिस जो होती है उसमें वॉलंटियर यानी कि खुद की इच्छा से स्वयं सेवक महिला पुलिस की ये करने वाला हरियाणा भारत का पहला राज्य है। महिला पुलिस स्वयं सेवक बनते हैं जो, ठीक है, महिला पुलिस वॉलंटियर बोलते हैं, और ये करने वाला हरियाणा जो है वो देश में पहला राज्य है, पहला राज्य है। प्रश्न नंबर 27 है, चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश पंजाब और हरियाणा की राजधानी कब बना था। चंडीगढ़ है जो पंजाब और हरियाणा की राजधानी है, सभी को पता है, और एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो प्रश्न ये है कि चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की राजधानी कब बना था, 1947, 1964, 1966 या फिर 1971 में। तो पंजाब जो हरियाणा और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ जो बनी थी वो बनी थी 1966 के अंदर। चंडीगढ़ राजधानी कब बना था पंजाब और हरियाणा की, 1966। 1966 मतलब जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना तभी बनी थी राजधानी चंडीगढ़। उससे पहले तो हरियाणा पंजाब का हिस्सा था, तब तो राजधानी बनेगा कोई चक्कर ही नहीं था 1966 से पहले। तो 1 नवंबर 1966 को जैसे ही हरियाणा पंजाब से अलग हुआ उसी समय चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और उसको हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी घोषित किया गया था। प्रश्न नंबर 28 दिया है कि हांसी में स्थित पृथ्वीराज चौहान द्वारा बनाए गए असीगढ़ के किले का निर्माण किस सदी में हुआ। देखो इस प्रश्न के अंदर ही 2 प्रश्न दिए हैं। असीगढ़ का जो किला है, असीगढ़ का किला कहाँ पर है, हांसी के अंदर। इसका निर्माण किसने करवाया था, पृथ्वीराज चौहान ने। दोनों चीज़ें ध्यान रखना, असीगढ़ का जो किला है वो हांसी में है, इसी किले के नाम से इसका नाम हांसी पड़ा है। हांसी का नाम हांसी क्यों पड़ा, असीगढ़ के किले के कारण। और इसका निर्माण किसने करवाया था, पृथ्वीराज चौहान ने इसका निर्माण करवाया था। कब करवाया था, 12वीं शताब्दी के अंदर। 12वीं शताब्दी के अंदर इसका निर्माण करवाया था पृथ्वीराज चौहान ने असीगढ़ के किले का। प्रश्न नंबर 29 है कि हरियाणा में किस सब्जी की खेती सबसे अधिक होती है। कौन सी सब्जी है जो हरियाणा में सबसे ज़्यादा बोई जाती है, तो वो है आलू। हरियाणा में सबसे ज़्यादा जो फसल जो सब्जी जो बोई जाती है वो है आलू, हरियाणा में सबसे ज़्यादा होती है। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 है कि कौन हरियाणा का मुख्यमंत्री नहीं रहा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 3 ऐसे हैं जो हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, एक है जो हरियाणा का CM नहीं है। देखो पहला ऑप्शन बी है पंडित BD शर्मा, भगवत दयाल शर्मा, ये हरियाणा के पहले CM थे। ऑप्शन दूसरा है BD गुप्ता यानी कि बनारसी दास गुप्ता, ये भी हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हुकम सिंह है, ये भी हरियाणा के CM रह चुके हैं। लेकिन जो श्री चंद्रशेखर है ये हरियाणा के CM कभी भी नहीं बने। चंद्रशेखर जो है ये हरियाणा के कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बने। तो ऑप्शन डी आ जाएगा, जो हरियाणा के CM नहीं रहे हैं। प्रश्न नंबर 31 दिया कि किस नृत्य विद्या को पुरुष और महिला दोनों के द्वारा प्रदर्शन किया जाता है, यानी कि कौन सा ऐसा डांस है जिसमें महिला और पुरुष दोनों एक साथ नाच करते हैं। डफ, गुग्गा, लूर और झूमर। देखो लूर तो होता है होली पे, लूर का तो कोई चक्कर नहीं, लूर जो नृत्य है वो पुरुषों के द्वारा किया जाता है। झूमर है ये राजस्थान का है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है। गुग्गा है ये भी पुरुषों के द्वारा किया जाता है।
लेकिन ये जो डफ नृत्य दिया है, डफ जो नृत्य है ये पुरुष और महिलाओं दोनों के द्वारा किया जाता है। डफ जो नृत्य है ये पुरुष और महिलाओं दोनों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। प्रश्न नंबर 32 है कि कौन सा खिलाड़ी हरियाणा का बास्केटबॉल से संबंधित है। काफ़ी अच्छा प्रश्न दिया है। इनमें से कौन सा हरियाणा खिलाड़ी बास्केटबॉल से संबंधित है। अजमेर सिंह, साइना नेहवाल, सुमन बाला, सतवीर सिंह। तो वो है अजमेर सिंह। अजमेर सिंह का संबंध है बास्केटबॉल से, ये ध्यान रखना। काफ़ी अच्छा प्रश्न ये दिया गया है। प्रश्न नंबर 33 है कि गुड़गांव का नाम किस वर्ष बदलकर गुरुग्राम कर दिया। ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है। आपने गुड़गांव का नाम गुरुग्राम पढ़ रहा होगा, लेकिन किस साल में नाम बदला गया। 2016, 17, 15 और 14। गुड़गांव का नाम गुरुग्राम कब किया गया था। 2016 के अंदर। गुड़गांव का नाम गुरुग्राम कब किया गया था। 2016 के अंदर। सीएम कौन थे। मनोहर लाल खट्टर थे सीएम, ये ध्यान रखना। और किसके नाम पर किया गया था। गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर। गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर गुड़गांव का नाम पड़ा था, और इसीलिए गुड़गांव की जगह गुरुग्राम नाम रख दिया था 2016 के अंदर। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 33 का। प्रश्न नंबर 34 है कि फरीदाबाद जिले में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है। देखो फरीदाबाद जो है वो एकदम नीचे दक्षिण हरियाणा की साइड है फरीदाबाद, और ये इधर यूपी से टच में है, उत्तर प्रदेश से। सरस्वती नदी का तो कोई चक्कर ही नहीं है। सरस्वती नदी उत्तर जो हरियाणा है उधर है। मारकंडा भी अम्बाड़ा की साइड है, शाही भी। लेकिन यमुना नदी जो सदा नीरा नदी है ये फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में बहती है। यमुना नदी कहाँ कहाँ बहती है। यमुनानगर, पानीपत, सोनीपत, ठीक है। उसके बाद दिल्ली में चली जाती है आके, और फिर फरीदाबाद से होते हुए उत्तर प्रदेश में चली जाती है यमुना नदी। तो फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में कौन सी नदी बहती है। यमुना नदी बहती है। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 है कि हरियाणवी महिलाओं द्वारा किस नृत्य विद्या का प्रदर्शन किया जाता है। कौन सा ऐसा नृत्य है जो हरियाणवी महिलाओं द्वारा किया जाता है। कालबेलिया। कालबेलिया जो डांस है वो सपेरे जो जनजाति होती है ना राजस्थान की, सपेरे जनजाति, उनके द्वारा किया जाता है। तीज नृत्य ये तो सभी को महिलाओं के द्वारा बनाया जाता है, तीज नृत्य, ठीक है। ऑप्शन सी और देख लेते हैं। कथक। कथक तो हरियाणा का नृत्य ही नहीं है, और ना ही भरतनाट्यम। तो जो तीज नृत्य जो ऑप्शन बी पे दिया गया था वो ऐसा नृत्य है जो हरियाणा की महिलाओं द्वारा किया जाता है। हरियाणा की महिलाओं द्वारा पूछा प्रश्न में, तो वो कौन सा नृत्य है। तीज का त्योहार है जो किया जाता है। प्रश्न नंबर 36 दिया कि तोमर राजा द्वारा क्या बनवाया गया था। हरियाणा में तोमर राज्य द्वारा क्या बनवाया गया था। सूरजकुंड, साजिया की बावड़ी, सोहना कुंड, या इनमें से कोई नहीं। तो तोमर शासकों के द्वारा बनवाया गया था सूरजकुंड। तोमर वंश के शासकों ने बनाया था सूरजकुंड, राजा सूरजमल ने बनाया था। और ये कहाँ पर है, ये फरीदाबाद के अंदर। फरीदाबाद के अंदर। एक चीज़ ध्यान रखना, 1001% पर में प्रश्न आएगा सूरजकुंड मेले के ऊपर। एक तो हरियाणा का मंत्रिमंडल का प्रश्न आएगा, एक प्रश्न आएगा सूरजकुंड का, और एक जो प्रश्न आएगा वो कुरुक्षेत्र से संबंधित आएगा। कुरुक्षेत्र के अंदर जो धार्मिक स्थल है उनसे। तो आंख बंद करके रट लेना। ये तो सूरजकुंड का मेला हमेशा लगता है फरवरी के पहले सप्ताह में। सूरजकुंड कहाँ पर है, फरीदाबाद में। अब की बात थीम स्टेट कौन कौन से थे, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। थीम कंट्री की बात करें तो वो थे जो बिम्स्टेक के जो देश हैं वो सारे थीम कंट्री बनाए गए थे। सूरजकुंड मेले के ऊपर 1001% पर में प्रश्न आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सूरजकुंड का मेला। प्रश्न नंबर 37 दिया है, कैक्टस गार्डन कहाँ है। एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन कहाँ पर है, हरियाणा के अंदर। एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन कहाँ पर है। कैक्टस गार्डन, कैक्टस समझ गए ना, जिसको ग्वारपाठा भी बोलते हैं वो। पंचकुला, फरीदाबाद, कैथल या फिर गुरुग्राम। कैक्टस गार्डन कहाँ है सबसे बड़ा, तो कैक्टस है पंचकुला के अंदर। पंचकुला के अंदर, जिसको एलोवेरा बोलते हैं वो वाला, उस टाइप के जो पौधे होते हैं ना वो कैक्टस वाले, जिसके मतलब एलोवेरा वाला तो अलग हो गया, कैक्टस वाले में ऐसे ऐसे कांटे भी निकले होते हैं इनके पौधे के अंदर, वो कैक्टस गार्डन ये कहाँ पर है, पंचकुला के अंदर। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 है कि पित्तल नगरी कौन किसे कहा जाता है। हरियाणा की पित्तल नगरी, पित्तल नगरी का नाम सुनते एक ही नाम याद आता है, कौन, रेवाड़ी। रेवाड़ी। इसके अलावा आपको यमुनानगर भी मिलेगा, ध्यान रखना कई जगह। अगर पेपर में रेवाड़ी ऑप्शन में नहीं है तो यमुनानगर, और यमुनानगर भी नहीं मिले तो जगाधरी मिलेगा यमुनानगर के अंदर, ये इसमें ध्यान रखना। जगाधरी जो यमुनानगर के अंदर है उसको भी पित्तल नगरी कहा जाता है। पहले नंबर पर रेवाड़ी आएगा। अगर ऑप्शन में रेवाड़ी नहीं है तो आप ये मत सोचना कि प्रश्न गलत दिया है, प्रश्न गलत नहीं है। अगर जगाधरी या यमुनानगर उत्तर है ऑप्शन में है तो वो उत्तर होगा उसका।
रेवाड़ी के अलावा जगाधरी को भी पित्तल नगरी कहा जाता है और जगाधरी है यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ध्यान रख लेना। प्रश्न नंबर 39 है कि महेंद्रगढ़ जिले की स्थापना कब हुई। महेंद्रगढ़ जिले की, देखो जब हरियाणा बना तो उसमें 7 जिले थे, जींद, गुड़गांव, रोहतक, हिसार, ये सब कुछ थे। उन 7 जिलों के अंदर एक जिला था महेंद्रगढ़ भी। तो महेंद्रगढ़ की स्थापना फिर कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को, यानी कि जिस दिन हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 को, उसी दिन हरियाणा में 7 जिले थे। कितने जिले थे? 7। उनमें से एक जिला था महेंद्रगढ़ भी। तो कई बार ये प्रश्न ऐसे ही पूछता है उस जिले की स्थापना कब हुई, तो उसमें महेंद्रगढ़ है। महेंद्रगढ़ की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। ठीक है, हरियाणा बना उसी दिन महेंद्रगढ़ बना था। प्रश्न नंबर 40 है, आपको ये बताना है सही कथन कौन सा है। पहला कथन है कि किंगडम ऑफ ड्रीम्स भारत का पहला लाइव मनोरंजन और थिएटर गुड़गांव में है। दूसरा है कि एशिया का सबसे पहला फोटोग्राफिक आर्ट सेंटर गुड़गांव में खोला गया है। तीसरा है कि गुड़गांव में NH-32 एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का तीसरे सबसे बड़ा टोल है। चौथा है कि गुड़गांव को विश्व की कॉल सेंटर की राजधानी भी कहा गया है। ये 4 जो स्टेटमेंट है ये दे रखी, इसमें बताएं कौन सा कथन सही है। किंगडम ऑफ ड्रीम्स जो है, जो देखने की जगह है, जो थिएटर है, वो गुड़गांव के अंदर है। सबसे अच्छी बात है, बिल्कुल सही है ये सवाल। किंगडम ऑफ ड्रीम्स जो स्कूल के आजकल बच्चों को ले जाते हैं घुमाने, इंडिया का सबसे पहला लाइव इंटरटेनमेंट और थिएटर है, गुड़गांव के अंदर है। एशिया का सबसे पहला फोटोग्राफिक आर्ट सेंटर है, ये भी गुड़गांव के अंदर हुआ था ओपन। NH-32 पर जो टोल प्लाजा है वो एशिया का और वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा टोल प्लाजा है। और चौथा ऑप्शन है कि गुड़गांव को कॉल सेंटर की राजधानी भी कहा जाता है। चारों ही कथन इसमें सही है। 1, 2, 3, 4 चारों ही कथन इसमें बिल्कुल सही दिए हैं। गुड़गांव को कॉल सेंटर की राजधानी भी कहा जाता है। NH-32 पर जो टोल है वो एशिया का सबसे बड़ा टोल है और वर्ल्ड का तीसरे नंबर का टोल है। एशिया का पहला फोटोग्राफिक आर्ट सेंटर गुड़गांव में ओपन हुआ था। किंगडम ऑफ ड्रीम्स ये भी गुड़गांव के अंदर है। चारों ही कथन इसमें बिल्कुल सही दिए हैं प्रश्न नंबर 40 के। तो यहाँ पे हमारे 40 प्रश्न पूरे, यानी कि जीके, कंप्यूटर और हरियाणा जीके हमारी पूरी हो गई यहाँ पे। प्रश्न नंबर 40 यानी कि हरियाणा जीके पूरी। अब आगे हम करेंगे प्रश्न नंबर 41 और यहाँ से हमारी इंग्लिश शुरू होएगी। प्रश्न नंबर 41 और यहाँ से हमारी इंग्लिश शुरू होती है। तो प्रश्न नंबर 41 में दिया है सिलेक्ट द एंटोनियम ऑफ द वर्ड अर्ज। अर्ज जो वर्ड दिया है इसका एंटोनियम यानी कि विलोम शब्द आपको बताना है। URGE अर्ज, इसका आपको विलोम शब्द बताना है क्वेश्चन नंबर 41 के अंदर। सबसे पहले अर्ज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है तीव्र इच्छा। इसका अर्थ क्या होता है? तीव्र इच्छा। इसका अर्थ होता है प्रेरणा करना, तीव्र इच्छा करना। डिटर का मतलब होता है मना करना। ठीक है, डिटर का होता है मना करना। रिक्वेस्ट का मतलब होता है प्रार्थना करना। परस्यूट का मतलब होता है तारीफ करना, राजी करना, मनाना किसी को। ट्रिम का मतलब होता है खजाना पाना। तो इसमें कौन सा वर्ड इसका एंटोनियम होगा? देखो, अर्ज का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए इच्छा करना, किसी चीज़ की अपनी मतलब हाँ भरना, किसी चीज़ में अपनी हामी भरना, भाई हाँ ये चीज़ मुझे चाहिए। सेम डिटर का अर्थ होता है मना करना। इसका एंटोनियम इसका उल्टा वर्ड हो जाएगा डिटर। ठीक है, अर्ज का मतलब होता है सहानुभूति करना, हाँ भरना, किसी चीज़ में हामी मिलाना। और डिटर का अर्थ होता है मना करना, तो इसका एंटोनियम हो जाएगा डिटर। क्वेश्चन नंबर 42 दिया है, आपको वन वर्ड बताना है कि ए प्लेस इन ए लार्ज इंस्टीट्यूशन फॉर द केयर ऑफ दोज हु आर इल। एक ऐसी बड़ी जगह है जहाँ पर बीमार लोगों को देखभाल की जाती है। कैंप, कैंप तो होता है कोई अलग से टेम्परेरी जगह जो बनाते हैं, डेरा डालना। ये बाद में देखें। शेल्टर, शेल्टर होता है आश्रय देने की, शरण देने की जगह। ठीक है, कोई बाहर से लोग आए जैसे उसको आराम करने की जगह। क्लिनिक होता है चिकित्सालय जहाँ रोगियों की देखभाल हो। लेकिन एक होता है इन्फर्मरी। इन्फirmary ये क्या होता है? इन्फirmary इसका मतलब होता है अस्पताल्य, यानी कि अशक्त लोगों को आश्रय देने की जगह है। जो लोग योग्य नहीं है, जो बीमार है, उन लोगों को आश्रय देने की जगह उसको बोलते हैं इन्फर्मरी। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। क्लिनिक नहीं होगा, क्लिनिक अलग चीज़ होती है। क्लिनिक का मतलब चिकित्सा, किसी चीज़ का ट्रीटमेंट करने वाला। प्रश्न नंबर 43 है, वन वर्ड आपको बताना है। ए पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव ए प्राइवेट ऑफ हायर्ड कार, यानी कि मतलब कोई प्राइवेट कार चलाने के लिए किसी एक लोग आदमी को हाई करना, नौकरी देना, उसको क्या कहते हैं? चौफर, राइडर, पायलट या फिर ट्रांसपोर्टर। देखो, राइडर क्या होता है? वो तो होता है जैसे बाइक वगैरह चलाने वाला या चढ़ने वाला। पायलट होता है जहाज उड़ाने वाला। ट्रांसपोर्टर होता है यातायात। ठीक है, यातायात को वो करने वाला।
इसके बाद वो चोफर। चोफर होता है जो ड्राइवर, जो मोटर गाड़ी जो होता है वो मोटर वाहक, जो ड्राइवर हम जिसको बोलते हैं उसका प्रॉपर नाम होता है चोफर, जो प्राइवेट जो गाड़ी चलाता है वो, ठीक है, चोफर उसको कहा जाता है। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44 और 45, इन दोनों में आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, दो वर्ड अलग अलग दिए हैं। प्रश्न नंबर 44 आपको देखते लग जाएगा किसकी स्पेलिंग है, इमरजेंसी की। इमरजेंसी यानी कि आपातकाल। इमरजेंसी की करेक्ट स्पेलिंग क्या आएगी, EMERGENCY, जो ऑप्शन बी में दी गई है। EME, देखो एक बात ध्यान रखना, करेक्ट स्पेलिंग पढ़ने से पहले आप चारों ऑप्शन मत देखना, आप बस ये देख लो क्या वर्ड दिया है इमरजेंसी, तो एक बार आप खुद से लिख लेना, क्योंकि आप जो एक बार खुद से लिखोगे ना पढ़ी हुई, वो बिल्कुल सही लिखी जाएगी। अगर आप ऑप्शन पढ़ने लग जाओगे तो कन्फ्यूज हो जाओगे, ए भी सही लग रही है, बी भी सही, लेकिन एक बार पहले खुद से लिख लो आंख बंद करके, बिल्कुल सही लिखी जाएगी इमरजेंसी। दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर INFRASTRUCTUR, ये है ऑप्शन बी में, ठीक है। इमरजेंसी, इसमें भी ऑप्शन बी उत्तर है। और क्वेश्चन नंबर 45 इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि आधारिक संरचना, इसमें भी ऑप्शन बी बिल्कुल सही दिया है। दोनों की स्पेलिंग आप ध्यान रखना, इमरजेंसी और इंफ्रास्ट्रक्चर की। प्रश्न नंबर 46 है, ये ईडियम आपसे पूछा गया है, टू ब्रेक द आइस, बर्फ को तोड़ना, यानी कि जो साइलेंस है उसको खत्म कर देना। टू एलिमिनेट साइनेस, ऑप्शन ए इसका उत्तर है। चुप्पी तोड़ना, विवाद को हल करना, टू ब्रेक द आइस, ठीक है, जो भी विवाद है, जो भी चुप्पी माहौल था उसको तोड़ देना। ईडियम में जो वर्ड दिया है ना वो इसके उत्तर कभी नहीं होंगे, टू मेल्ट आइस क्यूब, ऐसा तो कभी नहीं होगा। ईडियम के अंदर जो वर्ड दिया होता है ना वो बहुत कम चांस है कि सेम वही मीनिंग में हो। टू ब्रेक द आइस का मतलब होता है चुप्पी तोड़ देना, यानी कि टू एलिमिनेट साइनेस। क्वेश्चन नंबर 47 है, ये भी ईडियम है और ये है टू स्केल अप। टू स्केल अप यानी कि बढ़ना, आगे बढ़ाना, ठीक है। तो टू स्केल अप का मतलब होता है टू इंक्रीज द साइज, अमाउंट और इम्पोर्टेंस ऑफ, किसी भी चीज़ का महत्व बढ़ाना, टू स्केल अप, ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। ईडियम दिया है टू स्केल अप यानी कि किसी चीज़ को बढ़ाना, यानी किसी चीज़ का महत्व बढ़ाना, टू इंक्रीज द साइज, अमाउंट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ, ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है और आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। यहाँ से स्टार्ट है कि व्हेन सी बिड फेयरवेल टू हर पेरेंट्स, हर आइज वर फुल खालिस्तान टीयर्स, जैसे उसने अपने माता पिता के लिए फेयरवेल का आयोजन किया, हर आइज वर फुल ब्लैंक टीयर, तो हमने रट रखा है एक वर्ड, अगर ना भी याद हो तो फुल ऑफ टीयर्स, हम बोलते हैं ना उसकी आंखें भर आई, उसकी आंखें आंसुओं से भर आई, तो बोलते हैं फुल ऑफ टीयर्स, ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा, ठीक है। फुल ऑफ टीयर्स, ऑफ प्रीपोजिशन का यूज यहाँ पे किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, ये भी फिल इन द ब्लैंक है। द फिल्म वी शॉ लास्ट नाइट वॉज बोरिंग, जो फिल्म हमने पिछली रात जो कल देखी थी वो बोरिंग थी। आई विश आई ब्लैंक सीन इट, मैं इच्छा करता हूँ कि मैं इसे क्या करता, देखो मैंने कल जो फिल्म देखी ना वो बोरिंग है, तो मैं ये चाहता हूँ मैं इससे अच्छा तो कल देखता ही नहीं उसको, यही तो कहना चाह रहा है इसमें। आई विश आई ब्लैंक सीन इट, इसमें कहना चाह रहा है कि मैं ये करता हूँ इससे अच्छा तो मैं देखता ही नहीं, इतनी बोरिंग तो पास्ट के लिए हैड नॉट सीन इट, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई है तो पास्ट परफेक्ट आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, हैड नॉट। आई विश आई हैड नॉट सीन इट, मैंने इसे ना ही देखी होती तो बढ़िया रहता, जो फिल्म हमने कल देखी थी वो काफ़ी बोरिंग थी, यानी कि ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा, आई हैड नॉट। प्रश्न नंबर 50, इसमें दिया आपको ग्रामेटिकल एरर बताना है, किस पोर्शन के अंदर ग्रामेटिकल एरर है। सेंटेंस दिया है नाउ डेज स्पेक्टिकल्स आर कॉस्टली देन दे यूज्ड टू बी, स्पेक्टिकल्स आर कॉस्टली देन दे यूज्ड टू बी, ठीक है। आपको यह बताना है कि क्या आएगा। देखो नाउ ए डेज ये बिल्कुल सही, आजकल स्पेक्टिकल्स ये एक पेयर में बोल दी जाती है, आर भी सही है, कॉस्टली, देन दे यूज टू बी, देखो कॉस्टली, देखो देन लगा है, देन का मतलब कंपैरिजन के लिए, कॉस्टली देन नहीं आएगा, अगर देन दे रखा तो क्या आएगा, कॉस्टलियर, क्या आएगा, कॉस्टलियर, कॉस्टली की जगह क्या आएगा, कॉस्टलियर, देन दे यूज्ड टू बी, ठीक है। कॉस्टलियर देन दे यूज्ड टू बी, COSTLIER, कॉस्टलियर इसके अंदर आएगा कॉस्टली की जगह, ये ध्यान रखना। ऑप्शन डी जो दिया है वो गलत दिया है। क्वेश्चन नंबर 51 है और इसमें भी आपको ग्रामेटिकल एरर बताना है। सेंटेंस दिया है कि वन कुड आर्ग्यू दैट
दीज आर द कंपल्सन्स ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फॉर स्मूथ फंक्शनिंग फॉर द स्टेट। ठीक है, ये सारी इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी है। वन कुड आर्ग्यू दैट दीज आर द कंपल्सन्स ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फॉर स्मूथ फंक्शनिंग फॉर द स्टेट। आपको पढ़ते ही इसमें एरर दिखाई दे रहा होगा। देखो एक यहाँ पे ध्यान देखो, फॉर स्मूथ फंक्शनिंग फॉर द स्टेट नहीं होता, स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट। राज्यों की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, स्मूथ कार्यशाला के लिए। ठीक है, राज्यों की आसानी से कार्यशाला यानी कि राज्य आसानी से काम कर सके, तो स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट होएगा, फॉर द स्टेट नहीं होता। राज्यों की फंक्शनिंग होती है, राज्यों का फंक्शनिंग नहीं होता, राज्यों के लिए फंक्शनिंग। ठीक है, यानी कि जो राज्यों की जो कार्यशाला है, जो काम करने की जो प्रक्रिया है वो अच्छे से हो, सारे राज्य उन्नति करें। तो फंक्शनिंग फॉर नहीं आएगा, फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट आएगा। क्वेश्चन नंबर 52 दिया है, आपको बताना है कि कोई करेक्शन की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, और वर्ड दिया गया है इट ओवरफ्लो, ये वाला इट हैज़ ओवरफ्लोन इट्स बैंक। जो सेकंड सेंटेंस दिया है इसमें, उसमें बताना है आपको कोई करेक्शन करनी है या नहीं करनी। सेंटेंस दिया है द रिवर इज़ फ्लडेड, नदी में बाढ़ आ गई है, एंड इट हैज़ ओवरफ्लोन इट्स बैंक, और ये अपने किनारों के ऊपर से बह चुकी है, यानी कि इसमें पानी ओवरफ्लो हो चुका है। देखो द रिवर इज़ फ्लडेड, ये प्रेजेंट में बात हो रही है, तो यहाँ पे प्रेजेंट आएगा। हैड ये यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी ओवरफ्लोन इट्स बैंक। इसमें कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे हैज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी, जो गलत हो गई ऑप्शन बी में। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी फ्लो फ्लोन फ्लो फ्लू फ्लोन, तो ऑप्शन सी बी है वो गलत हो गया। ओवरफ्लोइंग का भी कोई तुक ही नहीं है, और ओवरफ्लो का भी कोई तुक नहीं है। परफेक्ट टेंस आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट इसमें लगेगा, तो इट हैज़ ओवरफ्लोन इट्स बैंक्स, तो इसमें कोई करेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 53 है, और इसमें आपको भी बताना करेक्शन चाहिए या नहीं। आई एम वर्किंग इन मुंबई सिंस 2016, ये जो सेंटेंस दिया है दूसरा, इसमें आपको बताने कोई करेक्शन चाहिए या नहीं। सेंटेंस है कि नो, एज यू कैन सी फ्रॉम माई रिज्यूम आई एम वर्किंग इन मुंबई सिंस 2016। देखो इसमें कह रहा है कि जैसे आप मेरा रिज्यूम देखो, उसमें आप देख सकते हो कि मैं 2016 से मुंबई में काम कर रहा हूँ। तो देखो आई एम वर्किंग सिंस 2016, सिंस या फॉर ये लगते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो टेंस होता है उसमें लगता है सिंस और फॉर का प्रयोग। फॉर का होता है इंडेफिनेट टाइम के लिए, सिंस का प्रयोग होता है जो फिक्स टाइम दिया गया हो। तो आई एम वर्किंग नहीं आएगा, इसमें आएगा आई हैव बीन वर्किंग। हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन, ये होती है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के। शैल हैव बीन, विल हैव बीन, तो इसमें है प्रेजेंट की बात हो रही है, तो प्रेजेंट में आएगा हैव, आई के साथ हैव आएगा, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आई हैव बीन वर्किंग ये आएगा। सिंस और फॉर जो प्रयोग होते हैं वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर होते हैं। ठीक है, तो नो एज यू कैन सी फ्रॉम माई रिज्यूम आई हैव बीन वर्किंग इन मुंबई सिंस 2016, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 54 और 55 जो दिए गए हैं, इनमें करना है जो पैराग्राफ दिया है ऊपर, वहाँ से देख के आंसर बताने हैं। ये आप पीडीएफ से कर लेना, पीडीएफ मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टेलीग्राम चैनल का लिंक है नॉलेज हब का, टेलीग्राम चैनल नॉलेज हब पर जाओ और वहाँ से आपको पीडीएफ मिलेगी, वहाँ से पढ़ लेना। और जो पहली बार क्लास देख रहा है वो यूट्यूब पर भी नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है, हमारी यहाँ पर इंग्लिश पूरी होती है अब प्रश्न नंबर 56, और यहाँ से अब हमारी शुरू होती है हिंदी। प्रश्न नंबर 56 से अब हम हिंदी शुरू करने लग रहे। अब हम जो प्रश्न देखेंगे वो हिंदी के देखेंगे। हिंदी, मैथ और रीजनिंग, 3 टॉपिक हमारे इसमें बचते हैं, बाकी सारा हमारा हो चुका है। प्रश्न नंबर 56 दिया है कि कौन सा दीर्घ स्वर है। देखो स्वर है 3 प्रकार के, एक होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, और तीसरा है प्लुत स्वर। ठीक है, ह्रस्व स्वर कितने होते हैं 4, दीर्घ स्वर कितने होते हैं 7। ह्रस्व स्वर में कौन से होते हैं ए, छोटा ऊ, छोटी ई और री, ये 4 होते हैं ह्रस्व स्वर, ए, ई, ऊ और री। दीर्घ स्वर में क्या आएगा आ, ए, आई, ओ, औ, ये सारे दीर्घ स्वर के अंदर आएगा। इसमें पूछे कौन सा दीर्घ स्वर है, तो आ भी दीर्घ स्वर है, ए भी और ओ भी, ये तीनों दीर्घ स्वर है, ओ नहीं है। इसका मतलब इसने प्रश्न गलत पूछा है, प्रश्न इसने गलत पूछा है। ठीक है,
आ है वो दीर्घ स्वर है, बिल्कुल सही है, लेकिन ए और ओ है ये भी दीर्घ स्वर के ही हिस्से हैं। ऊ जो है वो ह्रस्व स्वर है। कौन सा स्वर है? वो ह्रस्व स्वर है, ये ध्यान रखना। और बाकी अगर इसमें कुछ ऑप्शन के हिसाब से ये भी कहा गया कि सिर्फ आ है जो दीर्घ स्वर है, ए है वो नहीं है, ये दोनों संयुक्त स्वर भी बताए गए हैं। ये ध्यान रखना, ए और ओ को संयुक्त स्वर भी बताया गया जो दो स्वरों के मेल से बने। जैसे ए बनता है ए प्लस ई, ओ बनता है ए प्लस ऊ, ये दोनों संयुक्त स्वर भी बताए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है और इसमें बताना है कि शुद्ध वर्तनी बताइए, कौन सा वर्ड है जो बिल्कुल सही शुद्ध शब्द लिखा गया है। अंत्याक्षरी, तदोपरांत, पूजनीय और कवियत्री, 4 शब्द दिए हैं। अंत्याक्षरी हमने पहले पढ़ा था, बिल्कुल सही है, अंताक्षरी होता है। पूजनीय, पूजनीय में नी की मात्रा छोटी आती है, पूजनीय होता है ये, पूजनीय। ठीक है। कवियत्री, कवयत्री होता है, कवियत्री नहीं होता। क व वी नहीं आता, यहाँ पे व आता है, कवयित्री। तदोपरांत नहीं होता, होता तय दू पैरांत। ओ की मात्रा नहीं आती, ऊ की मात्रा आती है। पूजनीय में ये नहीं आएगा बीच में, पूजनीय ऐसे आएगा। तो अंताक्षरी जो है वो शुद्ध शब्द लिखा गया है, बाकी तीनों में अलग अलग गलती है जो हमने बता दी है क्या क्या इसमें गलत लिखा गया था। प्रश्न नंबर 58 है कि राकेश, रमेश, सीता, श्याम और हिंदुस्तान कौन सी संज्ञा है। देखो ये क्या है, आप देखो ये सारे किसी के नाम है, किसी व्यक्ति वस्तु का ये नाम है, उसके बारे में बताया गया है। तो इसमें कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर ये गुण दोष बताता तो होते भाववाचक संज्ञा, अगर ये किसी जाति विशेष को बताता तो होता जातिवाचक संज्ञा। लेकिन राकेश, रमेश, सीता ये किसी व्यक्तियों के नाम है, किसी व्यक्ति और वस्तु का अलग से नाम है, तो ये होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। ये देश का नाम हो गया, ये नदी कोई व्यक्ति का नाम हो गया, तो ये सारा क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रश्न नंबर 59 है कि निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानिए। सर्वनाम कौन सा है, उत्तम पुरुष कौन सा होता है, वो आपको इसमें बताना है प्रश्न नंबर 59 के अंदर। देखो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष कैसे होता है? वो होता मैं, जैसे इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, आई, माई, मी, ये होता उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष में क्या होता है? यू, यूअर, यू। और अन्य पुरुष में होता है ही, हिज, हिम। ठीक है। उत्तम पुरुष हो गया खुद, मध्यम पुरुष हो गया तू, और अन्य पुरुष हो गया वह। ये चीज़ ध्यान रखना। तो इसमें पूछा कि उत्तम पुरुष का जोड़ा कौन सा है, तो वो हो गया मैं और हम, जो खुद से संबंधित है वो उत्तम पुरुष। ये कौन सा है दूसरा? ये हो गया मध्यम पुरुष, और वह ये हो गया अन्य पुरुष। ठीक है। उत्तम पुरुष में खुद का मतलब होएगा, मध्यम पुरुष का मतलब बिचौला यानी कि तू, और अन्य पुरुष का मतलब कोई तीसरा बंदा। तो तीनों ध्यान रखना। तो उत्तम पुरुष होएगा मैं और हम। अगला है प्रश्न नंबर 60। इनमें से विशेषण शब्द बताना है कि कौन सा शब्द है जो किसी की विशेषता बताए। लड़कपन, उचित, कठोरता या घबराहट। देखो कठोरता, घबराहट, ये सारी चीज़ें क्या हैं? कठोरता, घबराहट होना, ये सारे भाव बताते हैं उस चीज़ के बारे में। ठीक है। तो इसमें जो हम बात करें कि विशेषण क्या है, तो विशेषण है इसमें उचित। उचित शब्द जो है वो एक विशेषण है। कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण। उस चीज़ की क्वालिटी के बारे में बता रहा है, गुणवाचक विशेषण है ये, उचित शब्द है। प्रश्न नंबर 61 दिया है कि माँ सुबह नाश्ता बनाती है, इसमें क्रिया विशेषण क्या है? माँ सुबह नाश्ता बनाती है। ठीक है। उसमें क्रिया विशेषण क्या है? कौन सा क्रिया विशेषण है? कालवाचक, परिमाणवाचक, स्थानवाचक या रीतिवाचक। देखो स्थानवाचक होता है जब कोई जगह बताती, माँ घर पर चाय बनाती है, जब तो होता है स्थानवाचक हो जाता, इसका कोई मतलब नहीं है। रीतिवाचक भी नहीं है, परिमाण भी नहीं है, परिणाम भी। इसमें कालवाचक क्यों है? क्योंकि माँ सुबह नाश्ता बनाती है, सुबह, आज, कल, तुरंत, अभी, जभी, तो ये सारे कालवाचक है जिसमें समय का बोध कराया जाए। जिस क्रिया विशेषण में समय का बोध हो, क्रिया की विशेषता में समय का बोध हो, कब की घटना है, आज की है, कल की है, अभी की है, पहले की है, तब की है, जब की है। स्थानवाचक में क्या आएगा? स्थानवाचक में आता जैसे यहाँ, वहाँ, कहाँ, जहाँ, ये सब स्थानवाचक होते हैं। ठीक है। रीतिवाचक में क्या आएगा? रीतिवाचक के अंदर आता जैसे प्रकार, निश्चय, कारण, ये सब रीतिवाचक के अंदर आते हैं। परिमाणवाचक में अधिकता, कोई चीज़ इसकी मात्रा अधिक थी, इसकी मात्रा कम थी, ये पर्याप्त था, तुलनात्मक जो आते हैं वो परिमाणवाचक में आते हैं। ठीक है।
तो इसमें कौन सा क्रिया विशेषण आएगा? कालवाचक क्रिया विशेषण है, इसमें दिया गया है, क्योंकि इसमें समय बताया गया सुबह बनाती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 62, कौन सा एक शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? यानी कि 4 शब्द हैं, 3 शब्द स्त्रीलिंग है और 1 है पुल्लिंग है। अब अगर आपको नहीं पता हो तो आप वाक्य में प्रयोग करके देख लो। छड़ी, उसने छड़ी से पिटाई करी, उसने छड़ी तोड़ दी, छड़ी तोड़ दी, स्त्रीलिंग भाव है। नदी बहती है, नदी तो स्त्रीलिंग है। रोटी, मैंने रोटी बनाई, उसने रोटी खाई, ई की मात्रा यानी कि स्त्रीलिंग है। लेकिन पानी जो है, मैंने पानी पिया, मैंने पानी पिया, तो पानी क्या है? पुल्लिंग है। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। पानी जो शब्द है वो पुल्लिंग है, बाकी तीनों शब्द स्त्रीलिंग भावना के शब्द हैं। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 62 का। प्रश्न नंबर 63 है कि कर्म कारक की विभक्ति क्या है? देखो, कारक होते हैं 8 प्रकार के: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। ये ऐसे करके 8 प्रकार के कारक होते हैं। कर्ता का चिन्ह होता है ने, कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने। कर्म को, करण से या के द्वारा, संप्रदाय के लिए, आपादान से अलग होना, ठीक है, संबंध का के की रारे री, अधिकरण में पर, और संबोधन हे अरे ओ। तो कर्म कारक का क्या चिन्ह होता है? कर्ता ने। ये ने तो होता है कर्ता कारक का, ने किसका होता है? कर्ता कारक का। कर्म का होता है को, और इससे होता है संपद, कर्ता कर्म कर्ण कारक का। कर्ण कारक का चिन्ह होता है से। तो इसने पूछा कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह क्या आएगा? वो आएगा को। को जो होता है वो कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह होता है। प्रश्न नंबर 64 दिया है कि निम्नलिखित में से अर्धधर तत्सम शब्द को पहचानिए। अर्धधर तत्सम शब्द को पहचानिए। देव, अक्षर, पंख या फिर बच्चा। तो अर्धधर तत्सम शब्द है वो है अक्षर। क्या आएगा? अक्षर। प्रश्न नंबर 65 है कि किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? यानी कि ऐसा शब्द जिसके आगे भाग में उपसर्ग नहीं है। अब उपसर्ग क्या होता है कि शब्द के 2 हिस्से बना लो, एक आगा एक पीछे का। अगर आगे वाले भाग को हटाने के बाद पीछे वाला शब्द का अर्थ निकलता है तो इसका मतलब इसमें उपसर्ग जुड़ा हुआ है। अगर आगे का शब्द हटाने से पीछे वाले का कोई मतलब नहीं निकलता तो इसका मतलब उसमें उपसर्ग नहीं लगा हुआ। जैसे अपमान, अपमान, अप प्लस में मान, मान मतलब सम्मान। तो अपमान यानी कि सम्मान का अप करना, यानी कि अपमान यानी कि बेइज्जती करना किसी की, इसमें मान शब्द छुपा हुआ है। दूसरा है अपराध, अप प्लस में राध, ऐसा तो कोई शब्द होता ही नहीं। अपराध का प्रॉपर मतलब होता है गुनाह करना, ठीक है। इसके बाद जो तीसरा शब्द दिया है वो दिया है अप यस, अप प्लस में यस, इसमें यस शब्द अप उपसर्ग से जुड़ा है। चौथा अपमति, इसमें मति शब्द है अप के साथ जुड़ा है। तो जो अपमान जो शब्द है, अपमान, अपयस और अपमति, ये तीनों उपसर्ग से जुड़े हुए हैं। लेकिन जो अपराध है उसमें कोई भी उपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 66, न्यून शब्द का विलोम बताओ। न्यून मतलब कम, इसका उल्टा आपको बताना है। तो न्यून मतलब कम, तो अधिक इसका विलोम शब्द हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका विलोम शब्द हो जाएगा। न्यून का विलोम हो जाएगा अधिक। नवनीत का मतलब होता है नया, नवीन भी नया, नगर मतलब शहर, ठीक है। तो न्यून मतलब कम, न्यून कोण आपने पढ़ा होगा, और एक होता है अधिक कोण। त्रिभुज के 3 कोण होते हैं, समकोण, एक न्यून कोण, एक अधिक कोण। तो 90 डिग्री से कम कोण होता है न्यून कोण, 90 डिग्री से अधिक कोण को अधिक कोण बोलते हैं। तो न्यून का विपरीत शब्द हो जाएगा अधिक। प्रश्न नंबर 67 दिया है, कौन सा शब्द तरक्की का पर्याय नहीं है? तरक्की यानी कि उन्नति करना, वृद्धि करना, इसका पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो तरक्की करने का मतलब क्या होता है? विकास करना, वृद्धि करना, उन्नति करना, ये सारे जो हो तरक्की शब्द के पर्यायवाची हैं। लेकिन अपकर्ष जो है वो तरक्की का पर्यायवाची नहीं है। तरक्की का शब्द का पर्यायवाची का मतलब क्या है कि उन्नति करना, विकास करना, ठीक है। अपकर्ष जो शब्द है वो इसका पर्यायवाची नहीं होगा। प्रश्न नंबर 68 है कि खर के लिए प्रयुक्त नहीं होता। खर शब्द के पर्यायवाची आपको बताना। इनमें से 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन है जो खर का पर्यायवाची नहीं है, बाकी 3 है। देखो, दुष्ट भी होता है, खर पुरुष क्या होता है? दुष्ट। तिनका है उसको भी खर कहा जाता है, गधा है उसको भी खर कहा जाता है। लेकिन खरा जो शब्द है वो खर का नहीं होता। खर और खरा दोनों अलग अलग चीज़ हैं, ठीक है। लेकिन दुष्ट हो गया, तिनका हो गया, गधा, राक्षस, ये सब खर के पर्यायवाची शब्द हैं। खरा जो शब्द है वो इसका पर्यायवाची नहीं आएगा। ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 69 दिया है कि अशक्त का क्या अर्थ है। अशक्त का अर्थ है शक्ति विहीन होना। अशक्त यानी कि शक्ति ऐसे ही तो लिखते हैं, तो अशक्त मतलब बिना शक्ति के। अब इस अशक्त का मतलब बताओ, पहले वाले का मतलब बताओ आपको, दूसरे का मतलब इन्होंने बता दिया। अशक्त का मतलब होता है विरक्त होना। ऑप्शन बी जो दिया विरक्त, ठीक है, विरक्त। अशक्त का क्या अर्थ होता है, विरक्त होना। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 70 है, ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो उसको क्या कहेंगे। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे आकाश वृत्ति। क्या कहेंगे, आकाश वृत्ति कहेंगे। 70 प्रश्न हो चुके हैं हमारे, और यहाँ पे हमारी हिंदी भी पूरी, हिंदी, इंग्लिश, जीके, हरियाणा जीके, कंप्यूटर, ये 5 टॉपिक हमने कर लिए। अब प्रश्न नंबर 71 से 85 15 सवाल गणित के आएंगे और 15 सवाल रीजनिंग के इस प्रैक्टिस सेट में है, जो अब हम देखेंगे। प्रश्न नंबर 71 से लेकर 85 तक अब जो सवाल हैं वो सारे के सारे गणित के हैं। उसके बाद आगे आएंगे रीजनिंग के सवाल। प्रश्न नंबर 71 दिया है कि मान लीजिए कि एक ए जो है वो 4 अंकों की संख्या है, पी क्यू आर एस, ये मान लो 4 अंकों की कोई संख्या है, धनात्मक संख्या है, सारे नंबर पॉजिटिव लेने हैं। ए का इकाई का अंक एक अभाज्य संख्या है, यानी कि एस जो है इकाई का अंक तो यही होगा भाई, एकदम ऐसे संख्या लिखते तो लास्ट का अंक होता है वो इकाई का अंक, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार, ऐसे चलता उल्टा। तो एस जो है वो इकाई का अंक हो गया, और वो क्या है, एक अभाज्य संख्या है। देखो अभाज्य संख्या 0 से 9 के बीच में, भाई अंक तो 0 से 9 के बीच के ही होंगे। हमने पी क्यू आर एस एक 4 अंकों की संख्या मान ली है, तो एस जो है अभाज्य संख्या। अभाज्य क्या होती है, 0 से लेकर 9 के बीच में, 2, 3, 5 और 7। अभाज्य संख्या 0 से 9 के बीच में 4 ही संख्या होती है, तो 2 आएगा या 3 आएगा या 5 आएगा या 7 आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कहा कि सच दैट द यूनिट ए के सभी अंकों का गुणनफल भी अभाज्य है, यानी कि P गुणा Q गुणा R गुणा S, अगर इनकी इन चारों की गुणा करेंगे तो अभाज्य संख्या आएगी। अब इस लाइन में क्या है, देखो अगर A की वैल्यू हमने 1 मान ली, B की 2, C की 3 और D की वैल्यू हमने इसमें से 2 ले ली, मान लो P Q R S की, अगर इनकी गुणा करेंगे तो किसी भी कंडीशन में अभाज्य नहीं बनेगा। भाई जब संख्या होगी आपस में गुणा होगी तो संख्या तो अभाज्य बनेगी नहीं, क्योंकि किसी संख्या से तो गुणा हुई है तो उसी से भाग भी हो जाएगी। अब अगर कोई संख्या आपको अभाज्य बनानी तो कैसे, देखो 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य है, 5 और 7। अब इकाई का अंक मान लो 2 है और 4 अंकों की संख्या है, तो इसको अभाज्य कैसे बनाएं, तो अभाज्य तभी बनाएगा जब वो संख्या किसी दूसरे से भाग ना हो। तो इसको क्या करेंगे, हम तीनों अंकों को एक एक मानना पड़ेगा, पी क्यू आर। क्यों, क्योंकि इन तीनों की गुणा करो, 1 गुणा 1 गुणा 1 क्या रहेगा, 1। 1 को 2 से गुणा करेंगे तो संख्या क्या आएगी, 2। 2 क्या है, एक अभाज्य संख्या। 1 1 1, अगला का अंक क्या था, 3। इनको भी आपस में गुणा करो तो 3 ही आएगा, वो भी अभाज्य संख्या आएगी। मान लो आपने एक संख्या की जगह 2 रख दिया, तो इनको गुणा करोगे, 1 एकम 1, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, तो 4 तो अभाज्य संख्या कभी भी नहीं आएगी। अगर कोई संख्या किसी दूसरी संख्या से गुणा हो गई, मान लो गुणा करने के बाद, वो अभाज्य संख्या रहती नहीं है। अभाज्य संख्या क्या होती है, जो किसी से भाग ना जाए, खुद से भाग जाए और 1 से भाग जाए, बस 1 से और खुद के अलावा किसी तीसरी संख्या से जो संख्या भाग ना जाए उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। अब किसी भी संख्या का गुणा अगर अभाज्य लाना तो इसका मतलब उस संख्या को 1 से गुणा कर रखी है, अभाज्य संख्या को, ठीक है। तो ऐसी 3 संख्याएं बनेगी। कितनी संख्या बनेगी, 4 संख्याएं बनेगी। कैसे कैसे बनेगी, पी क्यू आर की वैल्यू तो 1 1 हो गई, अब एस की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 3 भी, 5 भी और 7 भी, ये 4 संख्याएं बनेगी। क्योंकि इकाई का अंक जो है वो अभाज्य दे रखा, तो अभाज्य 2, 3, 5 और 7 में से कोई भी हो सकता है। अब इसने कहा कि जो भी पॉसिबल मान है ए के, उन सभी का जोड़ बताओ। इनके अंकों का जोड़ बताना है, 1112, 1113, 1115 और 1117। इनका अंकों का जोड़ कितना आएगा, 3 और 2 5, नीचे वाले का 3 और 3 6, उससे नीचे वाले का 5 और 3 8, उससे नीचे वाले का 7 और 3 10। इनको जोड़ दो, 24 और 5 29। ए के जो भी संभावित मान है, कितने संभावित मान है, 4 हैं। चारों के अंकों का जोड़ बताया है, इनको आपस में जोड़ दो सारों को, 1 जमा 1 जमा 1 जमा 2, 1 जमा 1 जमा 1 जमा 3, 1 जमा 1 जमा 1 जमा 5, ऐसे फिर इन सभी का टोटल कर दो, तो वो सम कितना आएगा, 29। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। थोड़ा समझ के करना ये, क्योंकि किसी भी संख्या का अगर गुणनफल अभाज्य लाना है तो यानी कि अभाज्य संख्या को 1 से गुणा किया गया है, क्योंकि अगर भाज्य संख्या को गुणा करी तो फिर तो अभाज्य तो आने से रहा, ठीक है। अगला सवाल नंबर 72, यदि 3 धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 15,600 है तो इन पूर्णांकों के अंकों का योग बताइए। 3 कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर हैं,
यानी कि 2, 4 और 6 मान के चलो, ये 3 संख्याएं हैं। इनका अगर आपस में गुणा करेंगे तो 15,600 आना चाहिए। ये इसके अंदर कहा है 3 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का, ठीक है, ये इसमें बताया गया है। तो आपको यह बताना है कि वो संख्याएं क्या क्या होंगी। 3 धनात्मक पूर्णांकों का योग, 3 धनात्मक सॉरी ऐसे होगा जैसे 1, 2 और 3, इन तीनों को जोड़ दे दिया 15,600, ये दिया गया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, कोई भी 3 संख्याएं हम इसमें मान लेते हैं, कोई भी 3 संख्याएं हमें इसमें माननी पड़ेगी, ठीक है। और वो 3 संख्याएं ऐसी बनाओ जिनका गुणनफल लगभग 15,600 के आसपास आए, 15,600 के आसपास आए। अब इस सवाल के अंदर एक दूसरा तरीका भी है, अगर आप करना चाहो तो। पहला तो है भाई, हमने संख्या मान ली, पहली संख्या मान ली x, दूसरी कितनी हो जाएगी x+1, तीसरी हो जाएगी x+2, 3 संख्या होगी, इन तीनों के आपस में गुणा करो, x की क्यूब बनेगा यहाँ पे, x की क्यूब, आगे और संख्या बनेगी और वो आएगा 15,600 के बराबर। वहाँ से x का मान निकालो। इससे अच्छा छोटा क्या है, सबसे 15,600 है ना, इसको ये देख लो, इसके आसपास क्यूब कितने नंबर का है, क्यूब किस संख्या 15,600 के आसपास होती है, तो एक संख्या है 15,625, 15,625 किसका क्यूब होती है, 25 का क्यूब, 25 का क्यूब क्या है 15,625। तो बीच की संख्या मान ली हमने 25, x एक 25, एक 26 और एक 24, ये 3 संख्या हो जाएगी, 24, 25 और 26। आप चाहे गुणा करके देख लो, 3 ऐसे धनात्मक पूर्णांक है जिनका गुणनफल 15,600 आएगा। क्यों आएगा मैं बता देता हूँ, क्योंकि बीच वाला जो संख्या है ना वो इन दोनों का एवरेज है, पहली और तीसरी का, और बीच का क्यूब बनेगा 15,625, जो इस संख्या का सबसे आसपास जो क्यूब बनता है वो ये है। तो जो संख्या दे रखी है ना, तो 3 अंक दे रखे तो क्यूब आएगा, तो पहले ये देख लो 15,600 या इसके आसपास कौन सी संख्या क्यूब बनती है, तो 15,600 के आसपास क्यूब बनता है 15,625, 25 का क्यूब, तो बीच की संख्या 25 हो जाएगी, एक संख्या आगे 26, एक संख्या पहले 24, ये 3 संख्याएं आएंगी। या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हो, एक संख्या x, उससे पहले x-1, तीसरी x+1, यहाँ से x का मान आप निकालो 15,600 के बराबर रख के। या फिर आप ऐसे भी मान लो, पहली संख्या x हो गई, दूसरी x+2x 3x हम नहीं कर सकते, 2x 3x अगर हम करेंगे तो दुगुना और ये 3 गुना हो गया, ये ध्यान रखना। हमने पूछा 3 क्रमागत, यानी कि पहली x है तो अगली में क्या जुड़ना चाहिए 1, उससे अगले में कितना जुड़ेगा 2, ये 3 संख्या ये ही बनेगी। या फिर एक ऐसे बन जाएगा x-1, x और x+2, इसको 15,600 के बराबर रखो, x का मान निकालो। या फिर 15,600 को जैसे मैंने समझाया इसका क्यूब ले लो, वो बनेगा 15,625, 25 का क्यूब। अगला सवाल नंबर 73, 779, 943 और 123 का एलसीएम बताना है। 779, 943, 123, इन तीनों संख्याओं का आपको एलसीएम बताना है। एलसीएम निकालने के लिए क्या कहते हैं, इनका फैक्टर कर देते हैं। 7, 7, 9, इसका फैक्टर बनेगा 19 और 41, दोनों अभाज्य संख्याएं। 943 की अगर हम बात करें, 943 का बनेगा 23 गुणा में 41। 123 की अगर हम बात करें तो यह बनेगा 41 गुणा में 3, तीनों ही संख्याएं 41 का मल्टीपल है, तो एलसीएम आ जाएगा 41 गुणा इसका 19, इसका 23 और उसका 3, ये इनका एलसीएम आ जाएगा 19, 41, 23 और 3 की गुणा, और वो गुणा करेंगे वो कितना बनेगा 53,751 बनेगा। कितना बनेगा 53,751। तो इन तीनों संख्याओं का एलसीएम आएगा 53,751, ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। अगला है सवाल नंबर 74, और सवाल नंबर 74 जो है वो दिया गया है सिंप्लीफिकेशन का। सिंप्लीफिकेशन का ये जो सवाल दिया गया है, और इसमें फार्मूला लगेगा किसका, बोर्ड मास का, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, ये यहाँ पे का दिया गया है का। सबसे पहले आपको ब्रैकेट सोल्व करने हैं, ये छोटे छोटे ब्रैकेट। उसके बाद जहाँ भी ऑफ यानी कि का लिखा मिलेगा, का ये दिया है पहले, फिर इसको सोल्व करना है। उसके बाद जो भाग का चिन्ह है वो सोल्व करना, फिर गुणा का, फिर जोड़ का, फिर घटा का। तो इसमें सबसे पहले हम ये ब्रैकेट सोल्व करेंगे, जो छोटे छोटे ब्रैकेट है ये। इसमें भी सबसे पहले भाग का सोल्व होगा, 3/7, और ये भाग है तो इसका मतलब क्या होगा 14/15, 3 5 15, 7 2 14, ये कितना आ जाएगा 2/5 आ जाएगा। इधर आगे है 45, का मतलब होता है गुणा, 5 9 45, ये आगे की संख्या बच सारी 18, माइनस ये आ गया 13/2, और ये भाग में है तो इसका मतलब 1/3 माइनस 4। इन सभी को सोल्व करके लास्ट में इसमें 2 जोड़ देना है, ठीक है। और इसका जो करेक्ट उत्तर आएगा वो आएगा 131/6, ऑप्शन डी इसका पूरा उत्तर आएगा 131/6, क्योंकि ये सोल्व करा था, ये कितना आया था 18,
ये सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा +11/6 और ये आएगा +2, क्योंकि ये माइनस है और आगे भी माइनस की संख्या है तो प्लस हो जाएगी। 18 = 11/6 जमा जो 2, और इनको अगर जब हम एलसीएम लेके जोड़ेंगे तो वो आएगा 131/6। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 75 दिया है। पहली कक्षा के 15 छात्रों का औसत अंक 160 है। दूसरी कक्षा के 10 छात्रों का औसत अंक 120 है। तीसरी कक्षा के 15 छात्रों का औसत अंक 180 है। तीनों का औसत अंक बताओ। तो देखो पहली संख्या के टोटल अंक कितने हो गए, 160 गुणा में 15 छात्रों के अंक, जमा दूसरी कक्षा का एवरेज स्कोर था 120, बालक कितने हैं 10, 120 गुणा 10, जमा तीसरा क्या है, तीसरी कक्षा में 15, बालक 180 एवरेज है तो 180 गुणा में 15। ठीक है, अब इनको टोटल विद्यार्थी जो उससे भाग कर दो। पहले 15, 10, 25, 25 और 15 40, 40 से इसको पूरा भाग कर दो। ठीक है, तो 160 गुणा 15 करेंगे तो वो आएगा 2400, 120 गुणा 10 करेंगे वो आएगा 1200, 180 गुणा 11 करेंगे वो आएगा 2700। इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 6300, और टोटल बच्चे कितने हो गए 40। 6300/40 करेंगे तो आएगा 157.5, जो ऑप्शन ए में दिया है। ये बीच में पॉइंट है सेकंड लास्ट अक्षर से पहले। 157.5, 162.5, 155.5, 167.5, इसका उत्तर आएगा 157.5। कुल अंक निकाल लो अलग अलग क्लास के, उनको जोड़ के टोटल बच्चों से भाग दे दो। ठीक है, 15, 10, 25 और वो करके 25। सवाल नंबर 76 दिया है। दो संख्याओं का अनुपात है 14:25 और उनके बीच का अंतर है 264। छोटी संख्या बताओ। तो पहले तो इनका अंतर देख लो यहीं पे ही, 14 और 25 का अंतर कितना हो गया 11, लेकिन 11 का मान कितना दे रखा 26। कितना गुणा 11 दूनी 22, 11 दूनी 44। भाई अंक अंतर कितना है 14 और 25 का, 11 का, लेकिन दे कितना रखा 264। कितना गुणा 24 गुणा, तो छोटी संख्या कितनी है 14, तो 14 का भी कितना हो जाएगा 24 गुणा हो जाएगा। 14 का अगर 24 गुणा करेंगे तो कितना आएगा 336। ठीक है, या फिर आप बेसिक तरीके से कर लो। पहली संख्या होगी छोटी संख्या 14x, दूसरी होगी 25x। इन दोनों का अंतर पूछा है तो बड़ी में से छोटी घटा दो। 25x में से 14x गए तो कितने बच गए 11x, और 11x का मान कितना दिया है 264। x का मान कितना आएगा 24। छोटी संख्या पूछी है 14x, तो 14 गुणा में 24, 336 उत्तर आ जाएगा। सवाल नंबर 76 का। सवाल नंबर 73 दिया है। किसी संख्या का 40% जब उस संख्या में से घटाया जाता है तो 108 प्राप्त होता है। संख्या बताओ। देखो दो तरीके, एक तो x का मान के, या फिर दूसरी संख्या 100 मान के। पहले मान ली संख्या x है, अब इसमें से 40% घटा दो, x माइनस x का 40/100, यानी कि 40x/100, ये आ जाएगा 2/5। तो ये क्या होगा x माइनस 2/5 x करेंगे तो कितना आएगा 108। एलसीएम लेंगे 5x माइनस 2x 3x, और ये 5 इधर आ जाएगा तो 8 5 40, 540 आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा 540/3, 540/3 मतलब 180 उत्तर हो जाएगा। एक तो तरीका हो गया ये सिंपल है बिल्कुल, संख्या x मान के। दूसरा क्या है, संख्या मान लो 100, संख्या मान ली 100। ठीक है, अब इसका 40% इसमें से घटा दो, तो 100 का 40% कितना आएगा 40, तो संख्या कितनी बच गई हमारे पास 60 उत्तर आना चाहिए, लेकिन आ कितना रहा 108। 60 की वैल्यू दे दी 108। संख्या मानी कितनी थी 100, तो हमें 100 का मान निकालना है, तो 108/60 गुणा में 100। ठीक है, उत्तर 180, ऑप्शन ए इसका उत्तर आ जाएगा। अगला सवाल नंबर 78। एक छात्र को अधिकतम अंक से 60% अंक प्राप्त होते हैं। यदि उसे उत्तीर्ण अंक से 50% अधिक अंक प्राप्त होते हैं, फिर उत्तीर्ण होने वाले अधिकतम अंकों का प्रतिशत बताओ। देखो एक बच्चे को मान के चलो 100 नंबर का पेपर था, उसको नंबर आए कितने 60 नंबर आए हैं। ठीक है, 100 नंबर का पेपर था और उसको आए हैं 60 नंबर। इसके बाद इसने क्या कहा है कि यदि उसे उत्तीर्ण अंक से 50% अधिक अंक प्राप्त हुए हैं, सपोज करो उत्तीर्ण अंक थे x से इसको 50% अधिक अंक प्राप्त हुए हैं, तो x से 50% अधिक अंक प्राप्त हुए हैं, इसका मतलब क्या हो गया, मान के चलो संख्या थी शुरू में, मान के चलो संख्या x थी, उसको उसका 60% मिला, यानी कि 60/100 x, उसको नंबर आ गए पेपर में। टोटल पेपर था x नंबरों का, नंबर आ गए 60/100 x, 60% निकालेंगे तो प्राप्त पास मान लिया y अंकों से पास होना था, लेकिन इसको अंक आए हैं y से 50% अधिक, यानी कि y + 50/100 y, ये इसको नंबर मिले हैं। फिर उत्तीर्ण होने वाले अंक अधिकतम अंकों का कितने प्रतिशत है,
ये चीज़ बताई गई, यानी कि दोनों इसको बराबर कर दिया। 60% अंक मिले हैं, इसका मतलब क्या है कि उत्तीर्ण होने वाले अंकों से 50% अंक उसको मिले हैं अधिक। ठीक है, तो अब उसको बताना कि उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत कितना होगा। कहने का मतलब ये है, देखो मैं समझाता हूँ। 100 नंबर थे पेपर में, उसको आगे 60 नंबर। अभी जो 60 नंबर है ना, वो क्या है, पेपर में जो पासिंग नंबर थे ना, वो प्लस उसका आधा जोड़ के 60 नंबर बने हैं। तो इसका मतलब अगर पेपर में 40 नंबर पास होने के थे तो उसको इससे 50% अधिक मिले। 40 का 50% करके 20 और जोड़ दो, 60 नंबर बिल्कुल सही। यानी कि पासिंग मार्क्स कितने थे पेपर में, 40 नंबर। समझ गए भाई। उसने कहा है कि जो मैक्सिमम नंबर उसके आए 60% पेपर में, तो 100 नंबर का पेपर था, मान लिया 60 नंबर उसके आगे। ये जो 60 नंबर है ना, ये क्या बन गए, जो पासिंग मार्क्स थे ना एक्स, वो उससे 50% अधिक आए हैं। यानी कि x प्लस 1/2 x और जोड़ के, यानी कि जो 60 है वो 3/2 x के बराबर है। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 40 आएगा। यानी कि पास होने के लिए 40 नंबर की आवश्यकता थी पेपर में। आगे बात समझ में, पास होने के लिए 40 नंबर की आवश्यकता थी, पेपर था 100 नंबर का। अब बताना कि प्रतिशत में कितने नंबर चाहिए थे, तो 40 नंबर चाहिए थे 100 में से, तो कितना परसेंट हो गया, 40%। समझ गए। इसने लास्ट में ये पूछा कि पास होने के लिए कितने प्रतिशत नंबर चाहिए थे। चाहे आप x और y मान के कर लो, दोनों वैल्यू पुट करोगे, x और y का अनुपात निकालना पड़ेगा। या फिर सिंपल ऐसे मान लो, पेपर था 100 नंबर का, 60 नंबर उसको मिले थे। ये जो 60 नंबर है पास होने वाले अंकों से 50% अधिक है। अगर पास x नंबर से होना था तो ये नंबर कितने, 50% अधिक, यानी कि x प्लस x/2। किसी संख्या का उससे 50% अधिक, उसका आधा जुड़ जाएगा। ये दे दिया 60 नंबर के बराबर। 3x/2 बराबर 60, x का मान आ जाएगा 40। यानी कि पास होने के लिए 40 नंबर चाहिए थे। अब इसने 40 नंबर नहीं पूछा, इसने प्रतिशत में पूछ लिया। तो 100 का 40 कितना प्रतिशत होता है, 40%। तो ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा 78 का। सवाल नंबर 79 दिया है, 79। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 470 रुपये है, सेलिंग प्राइस दे दिया 470 रुपये। दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य SP1 दे दिया, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य दे दिया CP2 470 रुपये। पहली वस्तु पर 20% की हानि हुई है और दूसरी वस्तु पर 20% लाभ हुआ है, तो कुल लाभ या हानि कितना होगा। देखो पहले दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 470 एक चीज़ का, उसको 20% लाभ पर बेच दिया, तो यानी कि इससे 120% मिलेगा। तो 470 का अगर 120 निकालेंगे तो कितने में बेची वो चीज़, 564 में। ठीक है भाई, 470 का 20% निकाल के इसमें जोड़ दो, यानी कि वो चीज़ 564 में बेची है इसने। लेकिन साथ के साथ ये कह रहा है कि पहली चीज़ इसने 470 में खरीदी थी, लेकिन उस पर 20% की हानि हुई थी, तो यानी कि उसका 80% दिया। तो 470/80 और उसकी पूरी कीमत निकालें तो गुणा 100 कर देंगे, तो उस चीज़ को कितने में पड़ेगी, वो 587.5 रुपये में। पहली वस्तु खरीदी थी 587 की और दूसरी बेची है उसने 564 में। ओवरऑल इसको लाभ या हानि कितना होगा। पहले टोटल क्रय मूल्य निकाल दो। पहली वस्तु का क्रय मूल्य आ गया 587, दूसरी का क्रय मूल्य दे रखा 470। टोटल क्रय मूल्य करेंगे तो आएगा 1057.5। विक्रय मूल्य निकालो, पहले का विक्रय मूल्य 470, दूसरी का 564। टोटल विक्रय मूल्य कितना आएगा, 1034। 1052 में खरीद के 1034 में बेच दी, कितने का लाभ हुआ, 1057 में खरीद के 1034 में बेच दी। ठीक है, और उसको क्रय मूल्य से भाग दे दो 105 157 से, 2.2% उत्तर आ जाएगा, हानि होएगी जो। ठीक है, सोल्व करके देखना एक बार आसानी से, बिल्कुल आ जाएगा, 2.22 आएगा, 2.22%। ऑप्शन ए इसका उत्तर होगा। पहले में सेलिंग प्राइस दे रखा, लॉस दे रखा, वहाँ से कॉस्ट प्राइस निकाल दो। दूसरे में कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट दे रखा, वहाँ से सेलिंग प्राइस निकाल दो। ठीक है, CP1 CP2 को जोड़ दो, टोटल CP आ जाएगा। SP1 SP2 को जोड़ दो, टोटल सेलिंग प्राइस आ जाएगा। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कम आएगा, क्रय मूल्य अधिक आएगा, यानी कि हानि हुई है, हानि बटे में 100, हानि बटे में क्रय मूल्य गुणा में 100, हानि प्रतिशत यहाँ से निकाल देना। थोड़ा कैलकुलेशन का सवाल है ये। सवाल नंबर 80 दिया है कि A ने B को 2 साल के लिए 6500 और C को 4 साल के लिए 8000 रुपये समान ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर दिए और उन दोनों पर टोटल 4500 रुपये ब्याज मिला, तो ब्याज की दर बताओ। कोई व्यक्ति है A, उसने एक B को तो दे दिया 2 साल के लिए 6500 रुपये उधार और C को दे दिए 4 साल के लिए 8000 रुपये। ठीक है, और लास्ट में उसको टोटल 4500 रुपये मिले हैं, तो ब्याज की दर आपको उसने बतानी है कि ब्याज की दर क्या रही। तो देखो टोटल ब्याज मिल गया 4500 रुपये। पहली राशि पर ब्याज कितना मिलेगा, 6500, मूलधन गुणा दर निकालनी है, समय दे दिया 2 साल बटे में 100।
पहले का तो ये निकल जाएगा 6500 गुणा x गुणा 2/100। और दूसरी का क्या निकलेगा, जमा करेंगे तो मूलधन 8000 गुणा दर निकालनी है, समय दे दिया 4 साल बटे 100। इन दोनों को जोड़ दो और किसके बराबर रख दो, 4500 के, क्योंकि इन दोनों का ब्याज आएगा, टोटल दे दिया 4500। ठीक है, अब इन दोनों को अगर करते हैं भाई 6500 गुणा में 2 गुणा में x/100 करेंगे तो ये बनेगा 65 दूनी 130 x। इसको जोड़ेंगे 8 गुणा में 4 गुणा में x, 8 चौक 32, ये बनेगा 320 x। और ये किसके बराबर दे दिया, 4500 के बराबर। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 10% उत्तर आ जाएगा। 320 और 130 जोड़ोगे 450, 4500 को 450 से भाग दो 10%, तो दर कितनी आ जाएगी, 10% आ जाएगी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 81 दिया है कि एक दूध वाले के पास 15 लीटर का ड्राम है, इसमें 9 लीटर दूध है और उसने ड्राम को पानी से भर दिया। अब उसे मिश्रण का आधा लीटर निकाल लिया, तो निकाले गए मिश्रण में दूध की मात्रा बताओ। देखो 15 लीटर का ड्राम है, दूध कितना है 9 लीटर, तो पानी कितना हो गया उसके अंदर 6 लीटर पानी डाल दिया, ड्राम भर गया। अब इसने कहा कि उस मिश्रण में से आधा लीटर निकाल दिया, निकाले गए मिश्रण में दूध की मात्रा बताओ। निकाले गए मिश्रण में दूध की मात्रा बताओ। देखो 9 दूध है, 6 पानी है, तो दूध और पानी का अनुपात कितना होगा, 3 3 और 3 दूनी 6। दूध और पानी किस अनुपात में है, 3:2 के अंदर है। और उसने 1/2 लीटर इसमें से निकाल दिया है, यानी कि 500 ml उसने निकाला है। टोटल अगर मिक्सर माने तो कितना मिक्सर है, ये 5 यूनिट मिक्सर है। 5 में से दूध कितना है, 3। भाई टोटल 5 हिस्से में से तीसरा हिस्सा दूध का है। ठीक है, भाई 3 और 2 5 अनुपात में आ गए, तो टोटल 5 हो गया, दूध कितना 3। और हमें दूध चाहिए कितना, 500 ml। आधा लीटर की 500 ml, तो कितना आ जाएगा, 3 गुणा 500 से 100 पे कट जाएगा, 3 गुणा 100 करेंगे तो 300 ml। यानी कि मिश्रण के अंदर दूध कितना है, आधा लीटर मिश्रण के अंदर 300 ml उसमें दूध है। ठीक है, या फिर आप ऐसे कर सकते हो भाई 15 लीटर जो है टोटल 15 लीटर मिश्रण के अंदर दूध कितना है, 9 लीटर। आधा लीटर मिश्रण के अंदर निकालना है, तो 9/15 गुणा में आधा लीटर करेंगे तो 9/15 गुणा आधा करेंगे तो 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर हो जाएगा। यानी कि 9/15 और आधा करेंगे तो 1 गुणा में 1/2। भाई गुणा होगा 1/2, तो 9 नीचे आएगा, ऊपर नहीं आएगा। ऐसे करो, देखो समझा रहा हूँ। 15 लीटर में कितना है, 9। 1 लीटर में कितना आएगा, 9/15 आ गया। आधा लीटर में क्या करेगा, इसका आधा हो जाएगा, 9/15 का भी आधा, यानी कि उसमें कितना है, 9/30। ठीक है, ये तो हो गया लीटर। और लीटर को अगर मिलीलीटर में बनाओ तो 1000 से गुणा कर दो। ये काट दो पहले, 1 0 से 1 0, 3 3 9, 3 गुणा 100 करेंगे तो 300 ml। कैसे भी कर लो आप, रेशियो से भी कर लो या बिल्कुल जनरल जो मेथड है उससे भी कर लो। 15 लीटर मिक्सर के अंदर दूध है 9 लीटर। 1 लीटर मिक्सर के अंदर आएगा 9/15 लीटर। आधा लीटर यानी कि 500 ml के अंदर आएगा, गुणा में आधा कर दो। अब ये सारा लीटर में है, उत्तर चाहिए मिलीलीटर में, तो उसको 1000 से गुणा कर दो लीटर को मिलीलीटर में बढ़ाने के लिए। तो ऑप्शन सी उत्तर आ जाएगा। 300 ml उसके अंदर मिक्सर में दूध रहेगा। आधा लीटर के अंदर 300 ml दूध है। सवाल नंबर आगे 82 दिया है। सुरभि अगर किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकती है, ठीक है, कोई भी काम है जिसको एक कोई लड़की है वो उसको 24 दिन में पूरा कर सकती है, लेकिन उसने काम का 3/8 हिस्सा पूरा किया और उसको छोड़ दिया। बचे हुए काम को अमिता ने 10 दिन में पूरा किया। यदि दोनों ने एक साथ काम पूरा करके उस काम का 125% पूरा करेंगे, ये इसमें यह आएगा कि उस काम कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो पहले इसके हिसाब से करते हैं। भाई कोई लड़की है वो 24 दिन में ए है, मान लो वो ए किसी काम को 24 दिन में पूरा करता है, लेकिन उसने 3/8 काम कितने दिन में करेगा। भाई 24 दिन में से टोटल कर दिया, 3/8 हिस्सा कितने दिन में करेगा, 8 या 24, 3 या 9, यानी कि जो सुरभि है उसने 9 दिन काम करा। खाली सुरभि ने कितने दिन काम करा, 9 दिन में। 24 दिन में टोटल काम करते तो 9 दिन में इसने काम करा। 3/8 हिस्सा काम कर दिया, तो बच गया कितना, 5/8। भाई टोटल काम 1 यूनिट था, 3/8 उसने कर दिया, 1 - 3/8 बच गया कितना, 5/8। 5/8 काम को अमिता ने कितने दिन में पूरा किया, 10 दिन में। अमिता ने 5/8 काम पूरा किया 10 दिन में, तो एक काम कितने दिन में करेगी, 10/5/8, 5 नीचे 8 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 16 दिन। 16 का मतलब क्या हो गया कि अमिता जो है ना वो पूरा काम करेगी 16 दिन में कर सकती है, और सुरभि पूरे काम को 24 दिन में कर सकती है। ये सवाल हो गया। अब सुरभि है वो 24 दिन में काम पूरा कर सकती है और अमिता 16 दिन में। ये स्टेटमेंट बन गई। दोनों का एलसीएम ले लो, कितना आएगा, 48। 24 दूनी 48 और 16 किया 48। ठीक है, सुरभि की क्षमता आ गई 2, अमिता के आगे 3। दोनों मिलकर अगर काम करेंगे, कुल काम का 125% पूछा है इसने, कुल काम का 125% कितने दिन में पूरा करेंगी,
ये पूछा है इसने। तो टोटल काम कितना है 48, ठीक है। और दोनों की क्षमता मिला कितनी होगी, 3 और 2 5, ठीक है। लेकिन इसने ये कहा है कि कुल काम है 48। आशीष ने पूछा कुल काम का 125% कितना दिन में पूरा करेगी, ये पूछा है ना। तो पहले तो कुल काम का भाई 5 और दोनों की क्षमता आगे 5, टोटल काम अगर ये होता तो 48/5 दिन में पूरा करती। लेकिन उसने कहा कि कुल काम का 125% करना है। टोटल काम कितना 48, इसका 125% करो पहले, तो 125/100 ये होएगा। अब उसने कहा कि कुल काम का 125%, कुल काम का मतलब 100% हो गया। 100% का काम कितना आ गया, टोटल 48 यूनिट। इसका पहले 125% करो टोटल काम का, तो कितना आ जाएगा 48/100 गुणा में 125, यानी कि आ जाएगा 60 यूनिट। अब इसने कहा कि 60 यूनिट काम दोनों मिलकर कितने दिन में करेगी। एक की क्षमता 3 थी, एक की 2, टोटल आ गई 5, 60/5 करेंगे तो 12 दिन में। नॉर्मल सवाल था यहाँ तक कि सुरभि 24 दिन में करती है और अमिता टोटल काम आ गया था 16 दिन में करती है। टोटल काम आ गया था हमारे पास 48 यूनिट एलसीएम लेके, ये 2 दिन में, ये 3 दिन का एफिशिएंसी आ गई थी इनकी। अब इसने कहा कि टोटल काम 48 नहीं है, हमने इस टोटल काम का 125% लेना है। तो 48 का अगर हम 125% निकालेंगे तो आएगा 60 यूनिट काम ये दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, इनकी क्षमता जोड़ दो, 3 और 2 5, 60/5 करेंगे तो 12 दिन इसका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा इसका। अगला है सवाल नंबर 83। एक व्यक्ति जब 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने कार्यालय जाता है तो 20 मिनट देरी से पहुंचता है। 15 किलोमीटर की चाल से जाता है तो 5 मिनट की देरी होती है। तो उसके कार्यालय और घर के बीच की दूरी बताओ। देखो ये प्रश्न ना बहुत बार पूछा गया है, इतने की स्पीड से जाए इतनी देर ले पहुँचता है, इतने की बजाय तो पहले पहुँच जाता है, तो उसकी स्पीड बताओ, उसकी दूरी बताओ। यही सवाल बार बार पूछा जाता है। तो इसमें दूरी का सीधा सा फार्मूला है, दोनों स्पीडों की गुणा कर दो बटे दोनों स्पीड का अंतर कर दो, ठीक है। गुणा इनका जो टाइम का गैप है वो बटे में 60 मिनट में बनाने के लिए ये घंटा बन जाएगा टोटल लास्ट में, ठीक है। क्योंकि टाइम 1 किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, ये T/60 करते ही आवर में आ जाएगा, क्योंकि टाइम यहाँ पे 20 मिनट दिया है, 20 मिनट 5 मिनट, तो इसको घंटे में बनाएंगे तो 60 से भाग करना टाइम को, ये टोटल डिस्टेंस निकल जाएगी। दोनों स्पीड का गुणा बटे दोनों का अंतर गुणा में टाइम बटे में 60, ये सीधा सीधा फार्मूला इसमें लगेगा। दोनों स्पीड कितनी दे रखी है, पहली स्पीड दे रखी है 10, दूसरी स्पीड दे रखी है 15, बटे दोनों का अंतर कितना आ जाएगा 5, गुणा में टाइम का अंतर कितना है, पहले 20 मिनट पहुंच रहा था, अब 5 मिनट लेट करने कितना टाइम हो गया, 15 मिनट का फर्क आ गया, बटे में 60। इसको सारे को काट दो, ये आएगा 15/2 यानी कि 7.5 किलोमीटर। ऑफिस से उसके घर की दूरी कितनी आ गई, 7.5 किलोमीटर आ जाएगी, ठीक है। सीधा सा जो सिंपल सा फार्मूला है वो आपको लगाना है, दोनों स्पीड की गुणा बटे दोनों का अंतर गुणा में टाइम का गैप बटे में 60, ये टोटल उत्तर आ जाएगा इसका, ठीक है। इसमें ये टोटल उत्तर आएगा। सवाल नंबर 84 बार ग्राफ दिया है, ये आप खुद से ट्राई कर लेना बार ग्राफ को। सवाल नंबर 85 है, ये है टर्मिनेटिंग बीन, यानी कि पॉइंट के बाद जो अक्षर आते हैं वो खत्म होने चाहिए। जैसे 1/3 होता है, 0.3333 खत्म नहीं होता कभी भी, वो होती है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग यानी कि 0.7 उत्तर आ गया खत्म बात, 0.8 उत्तर आ गया, 0.35 उत्तर आ गया वो। अब जैसे 6/144 करेंगे, 6/144 आएगा 0.04166666 ये आएगा। 12/144 करेंगे आएगा 0.083333, ये सारी नॉन टर्मिनेटिंग है, कभी खत्म नहीं होना। 3/144 करेंगे 0.02083333, लेकिन 9/144 करेंगे आएगा 0.0625, बस इतने खत्म हो जाए। तो ऑप्शन डी है जो 9/144, ये एक टर्मिनेटिंग बिन है जिसका अंत हो जाए, वो है ऑप्शन डी 9/144। तो ये 85 सवाल हो गए, गणित हमारे यहाँ पे पूरा हो गया। अब हम करेंगे सवाल नंबर 86 और यहाँ से शुरू होती है हमारी रीजनिंग। लास्ट टॉपिक बचता है रीजनिंग। सवाल नंबर 86 से रीजनिंग शुरू होती है और पहला प्रश्न दिया है रीजनिंग का, वो है कथन और निष्कर्ष का। किसका दिया है, कथन और निष्कर्ष का। ये कथन दिए हैं 2 और नीचे 2 निष्कर्ष दिए हैं, आपको बताना है क्या सही है क्या गलत है। सवाल नंबर 86 रीजनिंग यहाँ से शुरू होती है। पहला कथन है कि कुछ लोगो ट्रेडमार्क है, कुछ लोगो हो गए ये ट्रेडमार्क हो गए, और हर ट्रेडमार्क कॉपीराइट है, यानी कि जो सारे ट्रेडमार्क वो क्या है, सारे के सारे कॉपीराइट है ऐसे, ठीक है। ये लोगो है, ये ट्रेडमार्क है और ये बाहर वाला कॉपीराइट है, ऐसे हो गया, क्योंकि हर ट्रेडमार्क कॉपीराइट है, मतलब जितने भी ट्रेडमार्क हैं वो सारे के सारे कॉपीराइट है। निष्कर्ष है कि हर ट्रेडमार्क एक लोगो है, हर ट्रेडमार्क नहीं, सारे ट्रेडमार्क लोगो नहीं है, केवल कुछ ही है, केवल कुछ ही है। तो इसका मतलब पहला जो है निष्कर्ष वो गलत हो गया। दूसरा है कि कम से कम कुछ लोगो कॉपीराइट है, कम से कम कुछ लोगो, बिल्कुल ये हिस्सा जो कॉमन है लोगो और कॉपीराइट का वो सही है, यानी कि केवल निष्कर्ष 2 है ना इसका, वो अनुसरण करता है प्रश्न नंबर 86 का, और वो कहाँ पर दिया है, ऑप्शन सी के अंदर। प्रश्न नंबर 86 का जो ऑप्शन सी दिया है, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है।
ठीक है, ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 87 है, ये जो ब्लड रिलेशन का जो क्वेश्चन है, फैमिली रिलेशन का वो है, और इसमें रिश्ता पूछा एन और पी का। एन और पी का रिश्ता पूछा, आगे के चाहे दोनों आप हटा भी सकते हो, ई और एम छोड़ दो, एन और पी से आपको स्टार्ट करना है। एन और पी का आपको रिश्ता बताना है, ठीक है। और एन और पी का रिश्ता आएगा, एन जो हो पी का पति आएगा। ऑप्शन सी पे जो पति दे रखा है ना, ऑप्शन डी में, ये इसका उत्तर हो जाएगा पति। एन जो है वो पी का पति आएगा। सवाल नंबर 88 दिया है, ये दिशा वाला क्वेश्चन दिया, डायरेक्शन का क्वेश्चन दिया है। इसमें दिया कि पश्चिम की ओर मुख करके, ये देखो ऐसे डायरेक्शन बना लो पहले, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। पश्चिम की ओर मुख कर दिया और घड़ी की दिशा में 90 डिग्री, घड़ी यानी कि ऐसे घूमेगी घड़ी, तो अब इसका मुख किधर हो गया, उत्तर दिशा की ओर। पहले पश्चिम की ओर मुँह था, फिर घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घूम गया, तो यानी कि उत्तर दिशा की ओर मुँह हो गया अब इसका। उसके बाद विपरीत दिशा में 135 डिग्री मुड़ गया। अब इसके विपरीत 135 का मतलब क्या होगा, 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, 45 का मतलब ये नीचे, वेस्ट साउथ। अब इसका मुंह किस साइड हो गया, साउथ वेस्ट की तरफ, दक्षिण पश्चिम की साइड अब इसका मुंह हो गया है। क्लॉकवाइज मतलब ऐसे घूमेगी, एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टी, तो दक्षिण पश्चिम ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 89 है, ये कथन निष्कर्ष का है, ये कथन है, नीचे निष्कर्ष दिए हैं, 2 कथन है 2 निष्कर्ष हैं। पहला कथन है कि कुछ हरे सफ़ेद हैं, ये हरा हो गया, ये सफ़ेद हो गया। कुछ पीले भी हरे हैं, ये कुछ पीले हैं, ये हरे हो गए। ये पीला है, ये हरा है और ये सफ़ेद है। निष्कर्ष है कि कुछ सफ़ेद पीले हैं, कुछ सफ़ेद पीले हैं, पहले और तीसरे सर्कल का कोई डायरेक्शन संबंध नहीं दिया, यानी कि गलत है। कुछ हरे पीले हैं, कुछ हरे पीले हैं, बिल्कुल ये हिस्सा जो 2 मोनों के बीच में कॉमन है, यानी केवल निष्कर्ष 2 का ही ये अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष 2 का ये अनुसरण करता है। और ये किस ऑप्शन में दिया है, ये ऑप्शन बी के अंदर दिया। देखो इसमें आपने ये तो पढ़ लिया केवल निष्कर्ष 2 का अनुसरण करता है, लेकिन ऑप्शन में देखना वो लाइन कौन सी जगह पर दी गई है, कौन से ऑप्शन में दी है, तो ये ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला है सवाल नंबर 90, ये भी कथन निष्कर्ष का ही सवाल है। सभी चारपाई होटल है, ये चारपाई हो गई, ये सारे होटल हो गए, सभी होटल चादर हो गए, ये ऐसे है, चारपाई होटल और चादर। पहला निष्कर्ष है कि कुछ चारपाई चादर नहीं है। देखो सारी अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव कोई उत्तर नहीं होगा, दोनों में ना दे रखा तो नेगेटिव कोई उत्तर नहीं होगा, ठीक है। कुछ चारपाई चादर है, कुछ चारपाई चादर नहीं है, ये दोनों ही नेगेटिव स्टेटमेंट इसमें दी गई है। लेकिन अब इसमें देखो ऑप्शंस जो दे रखे हैं उसके हिसाब से कि निष्कर्ष 1 2 अनुसरण करता नहीं, केवल 2 करता नहीं, केवल 1 करता नहीं, या तो 1 या 2 करता है। अब इसने जिस हिसाब के ऑप्शन दिए ना उस हिसाब से हमें क्वेश्चन दोबारा बनाना पड़ेगा। ये क्यों बनाना पड़ेगा, इसमें कोई भी ऐसा ऑप्शन नेगेटिव वाला नहीं दिया सीधा इसने कि भाई दोनों ही गलत है। अब देखो सभी होटल चादर हैं, सभी चारपाई ये होटल हो गया और सभी होटल चादर हो गई, ये ऐसे सर्कल के अंदर सर्कल बनेगा। अब इसने क्या दिया, कुछ चारपाई, ये अंदर क्या है चारपाई, ये है होटल और ये बाहर है चद्दर। कुछ चारपाई चद्दर नहीं है, कुछ चारपाई चद्दर नहीं भाई, सारी चारपाई चद्दर हैं, सारी जो चारपाई है वो चद्दर के अंदर है, तो निष्कर्ष 1 गलत हो जाएगा। कुछ चादर चारपाई नहीं है, बिल्कुल चादर का जो ये बाहर का हिस्सा ना वो चारपाई नहीं, केवल जो इतना हिस्सा ना वो ही चद्दर है, चारपाई है, तो केवल निष्कर्ष 2 को अनुसरण करेगा, ठीक है। नॉर्मली देखें तो अगर नकारात्मक स्टेटमेंट है तो कोई भी उत्तर नहीं आएगा, लेकिन ऑप्शन में ऐसा कहीं नहीं दिया गया, तो इसमें जो सेकंड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही हो रखी है इसके हिसाब से, ठीक है। तो इसलिए निष्कर्ष 2 का अनुसरण करता है ऑप्शन बी के अंदर। सवाल नंबर 90 का ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 2 का ये अनुसरण करता है। सवाल नंबर 91 दिया है, 4 छात्राएं बैठी हैं एक लाइन में, रानी और प्रीति एक दूसरे के बगल में नहीं बैठी, कविता तीसरे स्थान पर नहीं बैठी, तो कौन सा कथन गलत है, कौन सा एक कथन गलत है। देखो 4 लड़कियां हैं, सुमी, कवि और रानी और प्रीति, SKRP। कवि है वो तीसरे नंबर पर नहीं बैठी, तो कवि पहले दूसरे और चौथे नंबर पर बैठ सकती है, यहाँ पे कवि नहीं बैठेगी, ठीक है। ये तो कवि की बात हो गई। अगला क्या कि रानी और प्रीति भी एक दूसरे के साथ नहीं बैठेगी, रानी और प्रीति एक दूसरे के साथ नहीं बैठेगी, तो कैसे बैठेगी, देखो रानी बैठ गई, फिर कोई और लड़की, फिर यहाँ पे प्रीति, फिर कोई और लड़की, रानी बैठ गई, कोई और लड़की, कोई और लड़की, यहाँ पे प्रीति बैठ गई, ठीक है। या फिर आगे प्रीति बैठ जाए पीछे रानी, ऐसे बैठेंगे, या फिर ऐसे कोई लड़की फिर रानी फिर कोई और लड़की फिर प्रीति, या फिर कोई और लड़की फिर प्रीति फिर कोई और लड़की फिर रानी, यहाँ पे फिर कवि बैठेगी, क्योंकि कवि तीसरे नंबर पे आई नहीं कि स्टेटमेंट के हिसाब से दोनों, यहाँ पे कवि बैठेगी, यहाँ पे रानी, यहाँ पे प्रीति, तो यहाँ पे कौन बच गया, सुमी बैठेगी, ऐसे स्टेटमेंट बन सकती है, ठीक है।
अब इसने कहा कि इनमें से कौन सा एक ऐसी स्टेटमेंट है जो गलत है, इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो गलत है। देखो सीधी सी बात है, इसके अंदर कौन सी गलत है। देखो इसमें भी देखो और इसमें भी देखो, जो सुम्मी है ना वो कहीं भी पहले पे नहीं बैठ सकती किसी भी कंडीशन में। सुम्मी को अगर हम पहले पे बैठाएंगे तो रानी और प्रीति के बीच में एक का गैप होना चाहिए, तो तीसरे नंबर पर कभी आएगी, वो कभी भी नहीं बैठ सकती, क्योंकि कभी तीसरे पे बैठेगी नहीं। ये 4 पॉसिबिलिटी बनेगी, 4 या 5, या आर और पी आगे पीछे बदलेंगे बस, लेकिन जो सुम्मी है वो पहले पे कभी भी नहीं बैठेगी। ये फिक्स होएगा इसमें, सुम्मी है वो पहले नंबर पे कभी भी नहीं बैठ सकती, और जो ऑप्शन डी के अंदर दिया गया है, ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 92 है, 4 अल्फ़ाबेट है, 3 एक से हैं, एक अलग है, क्या है। तो देखो सीधा सा है, ए ओ यू, वावल 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, तो इसमें से 3 वावल दिए हैं, जड़ जो है वो कॉन्सोनेंट दिया है, तो ऑप्शन ए है वो इसमें अलग हो जाएगा। 3 तो वावल हो गए और जो जड़ है वो कॉन्सोनेंट हो गया। प्रश्न नंबर 93 दिया है, ए बी सी डी 5 लेटर है, उसमें से 4 कौन से अलग है। प्रश्न नंबर 93 किधर है, ये रहा, ये दिया है बी वाई एफ जेड ए, और इसमें से ये बताना कि इनमें से कौन सा एक अलग है। बी वाई जेड एफ ए, देखो अभी पढ़ा था वोवल कितने होते हैं, 5, ए ई आई ओ यू, इसमें से सिर्फ ए ही है जो स्वर दिया है, बाकी चारों कॉन्सोनेंट हैं। ये ऑप्शन बी के अंदर देखो ए है, लेकिन ये ऑप्शन ए नहीं है, ये ऑप्शन बी के अंदर दिया कि जो ए है वो अलग होगा, तो ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। ए जो है वो एक वोवल है, बाकी सारे कॉन्सोनेंट है चारों के चारों। क्वेश्चन नंबर 94 दिया है, कथन और निष्कर्ष। ये कथन दिया है और ये निष्कर्ष दिया है। कथन दिया है कि कामिनी ने राग जो देश है उसको भावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया था। कामिनी ने एक राग जो देश है उसको भावपूर्ण गाया था, ये कथन है। तो पहला है कि कामिनी बहुत अच्छी गायक है, कामिनी बहुत अच्छी गायक है। और दूसरा है कि जब राग देश गाने की बात तो भावपूर्ण ढंग, देखो दूसरा तो कोई मतलब ही नहीं है, यह सिर्फ कामिनी ने भावपूर्ण ढंग से गाया था, इसका मतलब ये नहीं कि ज़रूरी हो कि वो भावपूर्ण ढंग से ही गाया जाए, लेकिन हाँ उसने भावपूर्ण ढंग से गाया, इसका मतलब वो कामिनी क्या है, एक अच्छी गायक हो सकती है। लेकिन इसका भी कोई सीधा आंसर नहीं दिया, क्योंकि उसने राग देश को भावपूर्ण भाव में गाया, अच्छे तरीके से गाओ चाहे मत गाओ ये जरूरी नहीं है, उसने सिर्फ उस राग को ढंग से गाया है। तो इसमें दोनों ही निष्कर्ष के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, दोनों के बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। प्रश्न नंबर 95 में ये 4 दे रखे ऑप्शन, और बताना है कौन सा इसमें से अलग है। देखो F से I आएगा 3 जुड़ेगा, और I से क्या आएगा तो 2 जुड़ेगा, S से V 3 जोड़ दिया, V से X 2 जोड़ दिया, ठीक है, L से O 3 जोड़ दिया, और O से Q 2 जोड़ दिया। यहाँ पे देखो B से D में 2 जोड़ दिया, और D से G में 3। सभी में क्या पैटर्न है, पहले 2 में 3 और आखिरी में 2 का गैप है। लास्ट वाले में क्या है, शुरू में 2 का गैप फिर 3 का, उल्टा गैप दिया है लास्ट वाले में, तो ऑप्शन डी अलग हो जाएगा, बी डी और जी वाला, ठीक है। सवाल नंबर 96 दिया है कि सोनल के भाई की दादी जिसका नाम सीता है अपने इकलौते पुत्र के साथ सोनल की पार्टी में आ रहे, तो सीता का पुत्र सोनल से किस प्रकार संबंधित है। देखो तो बिल्कुल सीधा सीधा सवाल है। देखो सोनल के भाई की दादी, तो यानी कि सोनल की भी दादी हो गई, वो भाई भाई की दादी खुद की सोनल की दादी, उसका नाम है सीता, सोनल की दादी हो गई सीता, उसको इकलौता बेटे के इकलौते पुत्र के साथ, तो सोनल के जो सीता का इकलौता बेटा जो है ना वो सोनल का बाप हो गया। भाई सोनल की दादी का बेटा इसका बाप ही तो होगा, इकलौता पुत्र, अगर 2 पुत्र होते तो चाचा ताऊ भी हो सकता था, उसका बाप हो गया। तो सीता का पुत्र सोनल से कैसे संबंधित है, तो उसका बाप ही तो होगा, पिता, इकलौता पुत्र दे दिया। क्वेश्चन नंबर 97 है, और इसमें दे रखा जो 33 और 101 का संबंध है, 35 और 107 का, तो 39 का क्या आएगा। 33 का 101 से क्या होगा, देखो 33 है तो 33 का 3 करेंगे, 33 दिया 99, 99 में 2 जोड़ दो 101। 35 से 35 का 3 गुणा करेंगे, 35 दिया 105, 105 में 2 जोड़ दो 107। ऐसे 39 है, 39 का 3 गुणा करेंगे तो कितना आएगा 117, 117 में 2 जोड़ दो कितना आ जाएगा 119। तो ऑप्शन सी जो दिया है 119 वो इसका उत्तर हो जाएगा। पहली संख्या का 3 गुणा करके उसमें 2 जोड़ देना है, वो दूसरी संख्या आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 98 है, प्याला का संबंध है कॉफ़ी से, गिलास का संबंध है रस से, तो कटोरा का संबंध किस से होगा। कॉफ़ी जो हम पीते हैं वो कप, प्याला दे रखा कप आएगा, कप के अंदर हम पीते कॉफ़ी, गिलास के अंदर हम पीते जूस, तो बाउल यानी कि कटोरी जो होती है, कटोरी के अंदर हम क्या पीते हैं, कटोरी के अंदर हम सूप पीते, चाकू नहीं पीते कटोरी के अंदर, चम्मच भी नहीं डालते, डिश भी नहीं डालते, कटोरी के अंदर पीने की चीज़ डलेगी, वो क्या डलेगी सूप, ऑप्शन में सूप दिया है, तो ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 99 है, क्वेश्चन मार्क की जगह बताना क्या आएगा। ये जो क्वेश्चन मार्क दिया है यहाँ पर बताना क्या है। 6 5 4 का 120, 6 7 3 का 126, 8 5 और इसका 320 कैसे आएगा। देखो 6 गुणा 5 गुणा 4 करेंगे तो 120 आएगा, 5 चौक 20, 20 छः 120, 6 7 42, 42 या 156, यानी कि तीनों की गुणा करके चौथी संख्या। ये 320 है, ये 8 5 40, तो 40 को किससे गुणा करेंगे 320 आए, तो 320 बटे 40 करेंगे तो 8 उत्तर आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा 8, ऑप्शन बी। ठीक है, तीनों की गुणा करके चौथी संख्या बन रही है। सवाल नंबर 100 है और ये सीरीज दे रखी है, इसमें लास्ट के बीच के 2 अंक वो बताने हैं, क्या आएगा। देखो 11 20 27 36 43, फिर 2 खाली, फिर 68 और 75। ऐसे 2 अगर एक साथ गायब है ना, तो इसका मतलब इसमें 2 पैटर्न लग रहे हैं लगातार। क्या लग रहे हैं, 2 पैटर्न। कैसे, 11 से इसमें गए 9 जोड़ दिया, फिर इससे 27 गए 7 जोड़ दिया, 27 में 36 गए तो 9 जोड़ दिया, 36 से 43 तक गए तो 7 जोड़ दिया। ठीक है, अब 43 से आगे कितना जुड़ेगा 9, तो 43 से आगे 9 जुड़ेगा तो क्या आएगा 52, 52 से आगे फिर 7 जोड़ो, 52 में 7 जोड़ोगे तो कितना आएगा 59, ऑप्शन बी पे। 59 के बाद आगे ट्राई करो, 59 में 9 जोड़ोगे तो 68, 68 में 7 जोड़ोगे तो 75, तो ऑप्शन बी आएगा 52 और 59। पहले 9 जोड़ रखा है फिर 7, ये सीरीज रिपीट हो रही है, पहले 9 फिर 7। ठीक है, तो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 21 और ये हमारे 100 सवाल पूरे हो गए। हरियाणा सीईटी एग्जाम का जो प्रैक्टिस सेट सीरीज हमने कर रहे हैं, उसमें प्रैक्टिस सेट नंबर सीरीज का 21वां जो प्रैक्टिस सेट नंबर था वो हमने पूरा कर लिया है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और टेस्ट सीरीज आर्यभट्ट अकेडमी के द्वारा दी गई है। इस क्लास की आपको पीडीएफ भी मिलेगी और उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है नॉलेज हब के नाम से, आप नॉलेज हब को ज्वाइन जरूर कर लेना, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लेना, हमारे साथ जुड़े रहना। 20 प्रैक्टिस सेट हम अपलोड कर चुके हैं नॉलेज हब पर, वो आप देख सकते हैं। ठीक है एस्पिरेंट्स, यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए। ठीक है, और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ। ठीक है, और चैनल को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स जो कैंडिडेट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने चैनल नॉलेज हब। ठीक है, मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।